हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, अगर हमें डीएसए के कॉन्सेप्ट्स में कोई और कॉन्सेप्ट भी सीखना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल रहा होगा, तो वहाँ से जाकर हम सीख सकते हैं। ऑल्सो ये जो हमारी पूरी डीएसए सीरीज़ रहेगी, इससे रिगार्डिंग जितने भी हमारे अपडेट्स होंगे, जैसे लेक्चर्स का शेड्यूल हो गया, तो वो सब हम इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर कर रहे होंगे, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो हम चाहें तो इसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी सीरीज से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होगी उसे भी आप इसी सेम अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है, इसकी शुरुआत से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? रियल लाइफ में हमारे पास ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हमारी एज 18 के ऊपर है तभी हम वोट देने जा सकते हैं, नहीं तो हम वोट देने नहीं जा सकते। तो अगर हम कोई वोटिंग सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो जिसमें कोई अपना वोटिंग कार्ड बनवाने आता है, तो उन्हें सबसे पहले अपनी एज एंटर करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे हमारा सॉफ्टवेयर बता सकता है कि उनका कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस तरीके का अगर हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड के अंदर, स्पेसिफिकली फ्लो चार्ट के अंदर इस तरीके का हमने एक डिसीजन ब्लॉक बनाया था, जिसके अंदर हम कोई एक कंडीशन लिखते थे। कंडीशन बेसिकली वो चीज़ होती है, कोई ऐसा फ्रेज होता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका आंसर या तो येस होता है या फिर इसका आंसर नो होता है। और इसी कंडीशन, इसी डिसीजन ब्लॉक को जब हम कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट को किस तरीके से लिख सकते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स को C++ के अंदर लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स सिंटैक्स का। सिंटैक्स मतलब रूल्स। बेसिकली हम इफ़ एल्स को यूज़ करके अपनी कंडीशन को लिखते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है n, और n कोई भी नंबर हो सकता है। हमें फाइंड आउट करना है कि n एक पॉजिटिव नंबर है या n एक नेगेटिव नंबर है। ये हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है। अब हमें ऑलरेडी पता है, हम बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कि कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा नहीं होता या 0 से छोटा होता है तो वो नेगेटिव नंबर होता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या मान लेते हैं, हम इक्वल टू 0 को भी पॉजिटिव की कैटेगरी में डाल देते हैं, और ये हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो इस तरीके का कंपैरिजन अगर हम अपने कोड में करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इफ़ का मतलब होता है अगर। तो जिस भी चीज़ को हमें चेक करना होता है उसको हम अपने इफ़ के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, और ये स्मॉल केस है, लोअर केस में है, तो इसको लोअर केस में ही लिखना है कोड के अंदर। और उसके बाद हम लगाते हैं अपने पेरेंथेसिस, और ये जो हमारे पेरेंथेसिस होते हैं इनके अंदर हम कोई ना कोई अपनी कंडीशन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें चेक करना है n पॉजिटिव है या नहीं है, तो n कब पॉजिटिव होगा? n तब पॉजिटिव होगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारी कंडीशन बेसिकली ये हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर अपनी कंडीशन लिखनी है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उस केस में हमें क्या करवाना है? उस केस में हमें जो भी करवाना है उसे हम इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। इन्हें हम कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। और कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं कोड के अंदर? कर्ली ब्रेसेस बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है हमें अगर बहुत सारे काम करवाने हैं पर उन कामों को हमें एक साथ करवाना है, तो उसे अगर एक साथ हम दिखाना चाहते हैं कोड के अंदर तो उसे हम ब्लॉक ऑफ कोड में लिख देते हैं। बाकी ब्लॉक ऑफ कोड कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें बस हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। वो स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। स्टेटमेंट मतलब हमारा काम, जो भी हमें काम करवाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें अब सी आउट करवाना है पॉजिटिव, तो ये हमारी एक इफ़ स्टेटमेंट हो गई। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है? ये जो कंडीशन होती है इसको चेक करती है। अगर इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, यस मतलब ट्रू, अगर इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तभी ये चीज़ प्रिंट होगी, नहीं तो ये चीज़ प्रिंट नहीं होने वाली। तो एक बार देखते हैं अपनी इफ स्टेटमेंट को कोड के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी code.cpp फाइल खोली हुई है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट किया था। आप चाहें तो एक और फाइल क्रिएट कर सकते हैं बाय गोइंग टू दिस न्यू फाइल आइकन। तो कोड लिखने से पहले सबसे पहले हमें C++ का बॉयलर प्लेट लिखना होता है। उसके लिए हम लिखेंगे #include iostream using namespace std int main and return 0। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड हो गया। अब जो भी काम है वो हम यहाँ पर करेंगे। हमारा काम ये है कि हमें सबसे पहले तो एक इंटीजर n डिफाइन करना है। n को हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 45। अब मुझे चेक करना है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जूम इन कर लेते हैं। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में हम सी आउट करेंगे n इज़
पॉजिटिव \n। तो ये हमारी एक इफ स्टेटमेंट हो गई जिसमें पेरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। अब हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर n होगा तो ये फ्रेज हमारा हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस कोड को एक बार सेव करते हैं एंड लेट्स गो टू आवर टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर हम अपनी कमांड टाइप करेंगे, वही सेम कमांड कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे ही एंटर किया हमारे पास प्रिंट होकर आ गया n इज पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने -45 लिख दिया होगा तो हमारे पास कुछ प्रिंट होकर नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में हमारी ये जो कंडीशन है फॉल्स रिटर्न कर देगी। तो इस केस में हमारे पास कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया। तो इफ के अंदर जो कंडीशन है जब वो सच होती है तभी इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखी हुई जो लाइन्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। और इफ स्टेटमेंट के साथ हमारे पास एल्स स्टेटमेंट भी होती है। बेसिकली इफ के बाद हम एल्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एल्स और फिर एल्स के कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। इस एल्स को चाहें तो हम नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, पर जनरली कुछ कन्वेंशंस होते हैं प्रोग्रामिंग करने का। एक थोड़ा सा अच्छा तरीका होता है जिसको हम शुरुआत से ही फॉलो करते चलेंगे। उसका एक तरीका ये होता है कि जनरली ये जो इफ़ का कर्ली ब्रेस है इसके बाद ही हमारी एल्स की स्टेटमेंट आए, तो वो अच्छे प्रोग्रामर्स की निशानी होती है। तो यहाँ पर एल्स के अंदर हमें वो काम कराना है जो स्टेटमेंट अगर फॉल्स दे दे, नो दे दे, तब होना चाहिए। जैसे अगर इस स्टेटमेंट ने ट्रू दे दिया तब तो नंबर पॉजिटिव है, पर अगर इस स्टेटमेंट ने फॉल्स दे दिया तो उस केस में हमारा नंबर नेगेटिव होने वाला है। तो उस केस में हम यहाँ पर सी आउट कर देंगे नेगेटिव इस तरीके से। तो ये हमारी इफ स्टेटमेंट होती है जो कंडीशन के ट्रू होने वाला काम करवाती है। ये हमारी एल्स स्टेटमेंट होती है जो कंडीशन के फॉल्स होने वाला काम करवाती है। जैसे यहाँ पर अगर नंबर पॉजिटिव नहीं हुआ तो एल्स मतलब तो हमें क्या कराना है, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर n इज नेगेटिव प्रिंट होकर आ जाए विथ \n फॉर नेक्स्ट लाइन। तो इसको सेव कर लेते हैं, क्लियर करते हैं। इस बार n -45 है तो हमारे पास नेगेटिव प्रिंट होकर आ गया। इसको अगर हमने पॉजिटिव 15 कर दिया तो इस बार पॉजिटिव प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको हमने -5 कर दिया तो इस बार दोबारा से हमारे पास नेगेटिव प्रिंट होकर आ जाएगा। तो बेसिकली इफ एल्स कंडीशंस इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के ऊपर वर्क करती हैं। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, हम चाहें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाना है जिसमें हम यूज़र से उसकी एज पूछते हैं और यूज़र की एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब तो हम लिखते हैं कि वो वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि कैन नॉट वोट। इस तरीके का अगर हमें सिस्टम बनाना है तो बहुत क्लियर है कि हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, हमें एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 की कंडीशन को चेक करना है। तो उसके लिए कोड किस तरीके से लिखेंगे, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हम हटा देते हैं। लेट अस क्लियर दिस एंड लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल एज। एज हम चाहें तो यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। अपनी एज को हमने इनपुट ले लिया एंड ऊपर पूछ भी लेंगे सी आउट एंटर एज। अब हमें चेक करना है अगर इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम सी आउट करना चाहते हैं यू कैन वोट \n। नहीं तो एल्स वाले केस में हम सी आउट करना चाहते हैं यू कांट वोट \n। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो इसमें एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 की कंडीशन है, ये ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट होगा, फॉल्स हो जाती है तो ये प्रिंट होगा। तो एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले एज एंटर करनी पड़ेगी। एज अगर 25 है तो यू कैन वोट प्रिंट होकर आ जाएगा, लेकिन एज अगर 17 है तो यू कांट वोट प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं। अब 2 एग्जांपल्स हमने देख लिए, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसको ऑलरेडी हमने फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड वाले चैप्टर में किया था। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑड एंड इवन। हमने उसी फ्लो चार्ट फर्स्ट चैप्टर में ही बात की थी कि कोई भी नंबर n ऑड है या इवन है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने सीखा था कि कोई भी नंबर n इवन तब होता है जब वो 2 की टेबल में आता है। तो मतलब कोई भी नंबर n अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब उससे डिवाइड करके अगर वो रिमाइंडर मॉड्यूलो 0 दे दे तो वो एक इवन नंबर होता है। तो अगर n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक इवन नंबर है, और नहीं हो तो उसका मतलब है ये एक ऑड नंबर है। तो बेसिकली ये हमारी कंडीशन होती है ऑड और इवन की, जिसको हम चेक करते हैं। अगर n
2 से डिवाइड होकर मॉड्यूलो में रिमाइंडर में 0 दे दे तो इवन नंबर है, नहीं तो ऑड नंबर है। और इक्वालिटी चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने 2 इक्वल टू लगाए। ये हमने लास्ट चैप्टर में ऑपरेटर्स में सीखा था कि सिंगल इक्वल टू नहीं यूज़ करते, इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए एक्सक्लेमेशन इक्वल टू लिखते हैं। तो हम बेसिकली लिखेंगे इफ़, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी, और अगर सच हो जाती है चीज़ तो उस केस में हम सी आउट कर देंगे इवन, एल्स ये हमारे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, हम सी आउट कर देंगे ऑड। तो इस तरीके से हमारा C++ का कोड दिखेगा। तो इसे भी एक बार कोड करते हैं। इस बार हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट अस कॉल इट n, और n को भी इनपुट करा लेते हैं। सी आउट करेंगे एंटर नंबर, सी एन कर लेंगे अपने n को। अब अपनी कंडीशन को चेक करेंगे, अगर हमारे n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसका मतलब इवन नंबर है, उस केस में हम इवन प्रिंट करवा देंगे, और एल्स वाले केस में हम सी आउट करने वाले हैं ऑड को। इसको सेव कर लेते हैं, क्लियर करते हैं एंड रन करते हैं। तो अगर हमारा नंबर 25 है, द नंबर इज एन ऑड नंबर, बट इफ आर नंबर इज 16 देन इज गोइंग टू बी एन इवन नंबर। तो इस तरीके से मैथमेटिकली हमने जो चीज़ें फ्लो चार्ट सूडो कोड में की थी उसका कोड कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इस कोड को आप बिल्कुल ऑड इवन वाले नंबर के सूडो कोड के साथ कंपेयर कर सकते हो। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक, बिल्कुल वही सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही कुछ नई ही चीज़ कर रहे हैं, हम बहुत जीनियस चीज़ कर रहे हैं। जो मैथ हम स्कूल से पढ़ते आ रहे थे, जो मैथ हमने 4th 5th क्लास में पढ़ी थी, बस उसी को हमने उठाया है और उसको बस एक दूसरी भाषा के अंदर, एक C++ वाली भाषा के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। कुछ ऐसे जीनियस हाई IQ वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल चीज़ है जिसका अगर आपको C++ का सिंटैक्स आता है तो वही दिमाग वाले लॉजिक को हमने कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इफ़ एल्स लॉजिक। कभी भी अगर आज के बाद हमें कोई कंडीशन चेक करनी होगी, हम इफ़ लिखेंगे, और उस कंडीशन के सच ना होने पर अगर हमें कोई काम कराना होगा तो हम एल्स लिखेंगे। ये एल्स वैसे ऑप्शनल होता है, इसको अगर हम हटा भी दें तो भी हमारे कोड के अंदर एज सच कोई एरर नहीं आने वाला। ऑल्सो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये भी ऑप्शनल होते हैं अगर सिंगल स्टेटमेंट होती है। मतलब अगर यहाँ पर मैं ये ब्लॉक्स हटा दूँ एंड ये भी हटा दूँ तो मेरे कोड के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इन ब्लॉक्स को लगाना वंस अगेन एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है। और ब्लॉक्स को हम इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है हमें सिंगल स्टेटमेंट लिखनी हो सकता है मुझे पहले इवन प्रिंट करवाना हो, उसके बाद मुझे सी आउट करवाना हो बाय, कुछ इस तरीके से। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स मैंने लिखी, नंबर अगर मैं एंटर करूं 30 के इक्वल, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरे लिए एग्जीक्यूट होंगी। तो इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है इसके बीच में जितना भी काम होता है सारा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो जनरली हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स ही लिख रहे होते हैं इफ एल्स के अंदर, तो इसीलिए इन कर्ली ब्रेसेस को लगाना जरूरी होता है एंड इट इज़ अ गुड कन्वेंशन दैट वी फॉलो इवन फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट इफ एल्स के बाद हमारे पास एक और छोटी सी स्टेटमेंट होती है एल्स इफ का मतलब क्या होता है। इफ तो भाई वो काम करवाता है जो कंडीशन के ट्रू होने पर होने चाहिए, और एल्स वो काम करवाता है जो पहले वाली कंडीशन अगर सच नहीं है तो ये काम कर दो। मतलब जो ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तब जो काम होने चाहिए वो एल्स करवाता है। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन तो इफ़ के अंदर चेक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन एल्स इफ़ लिखकर एक और इफ़ बनाते हैं और उसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर हमें एक और कंडीशन चेक करनी है तो उसके बाद हम तीसरा एक और एल्स इफ बनाते हैं और इसके अंदर दोबारा से एक और अपनी कंडीशन चेक करते हैं। और फिर ऊपर हमारी अगर सारी एल्स इफ कंडीशंस ख़त्म हो गई तो फिर हम लास्ट में एक एल्स लिख देते हैं। इसका लॉजिक समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। हमारा ग्रेडिंग सिस्टम कहता है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं तब तो ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 और 90 के बीच में है तब हमारा बी प्रिंट होना चाहिए, और 80 से अगर कम है तो उस केस में सी प्रिंट होना चाहिए। इस तरीके का मुझे ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। तो इसमें किसके बेसिस पे कंडीशन चेक होगी, वेरिएबल कौन है, चेंज कौन हो रहा है, चेंज हमारे मार्क्स हो रहे हैं तो हम मार्क्स के बेसिस पे कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तब तो भाई ए ग्रेड आना चाहिए। तो इसका लॉजिक तो बहुत सिंपल है। इनफैक्ट इसे हटा के एक बार लिख भी देते हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हम लिखेंगे इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तब भाई स्टूडेंट ने टॉप कर दिया और यहाँ आ गए हमारा ए ग्रेड। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये कर्ली ब्रेसेस हो गए। पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक एल्स लिख देंगे और यहाँ पे एक सिंगल काम हमें कराना है।
उसके बाद भी हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो जब इफ़ के बाद हमें एक और कंडीशन को चेक करना पड़ता है तो सेकेंड टाइम इफ़ नहीं लिखते। सेकेंड टाइम इफ़ लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं, हम C++ के अंदर एल्स इफ़ लिखते हैं। एल्स इफ़ कहने का मतलब है कि ऊपर वाला सच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब इसको चेक करो। हम एल्स इफ बहुत बार कितने भी चाहें एल्स इफ लिख सकते हैं कि ऊपर वाला सच नहीं हुआ, नेक्स्ट चेक करो, ऊपर वाला सच नहीं हुआ, नेक्स्ट चेक करो। तो नेक्स्ट जो एल्स इफ होगा उसके अंदर हम चेक करेंगे कि मार्क्स जो हैं हमारे वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड क्या मार्क्स लेस देन 90 हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इसको कोड करते टाइम मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, पर ये बेसिकली चेक कर रहा है कि मार्क्स क्या 80 और 90 के बीच में। तो उस केस में मुझे क्या सी आउट कराना है, उस केस में मुझे सी आउट करवाना है बी। और बचा हुआ क्या केस रह गया, बचा हुआ ये केस रह गया। अगर इसके बीच में भी कोई कंडीशन होती कि भाई 70 से 80 वालों को सी मिलेगा और लेस देन 70 वालों को डी ग्रेड मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, एक और एल्स इफ लिखते हैं। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर नहीं है तो हमें सिर्फ एक और एल्स लिखना है और इस केस में हम सी आउट करवा रहे होंगे सी को। तो इस तरीके से हमारी 3 स्टेटमेंट्स वर्क करेंगी जिसमें 2 कंडीशंस को हम चेक कर रहे हैं। तो इस पूरे लॉजिक को एक बार कोड में कन्वर्ट करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू कि ये मैंने क्या लिख दिया। इसे क्लियर कर लेते हैं। इस बार बेसिकली हम अपने मार्क्स एंटर करेंगे तो हमारे पास हमारे मार्क्स आ जाएंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे अपनी पहली इफ स्टेटमेंट। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं, उस केस में मुझे पता है ग्रेड क्या होना चाहिए, ग्रेड ए होना चाहिए, तो ए को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट स्पेस एल्स स्पेस इफ, ये एल्स इफ हो गया और इस इफ में अपनी सेकंड स्टेटमेंट हम लिखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे मार्क्स 80 और 90 के बीच में कहने का क्या मतलब है कि मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो होनी चाहिए, तभी 80 से बड़ा होगा। और 90 से छोटा अगर चेक करना है तो उसके लिए चेक करेंगे कि मार्क्स लेस देन 90 होनी चाहिए। इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो ऊपर वाले केस में कंसिडर कर लिया, तो लेस देन 90 होनी चाहिए। अब मुझे ये भी सच चाहिए और मुझे ये भी सच चाहिए, तभी तो मेरे मार्क्स रेंज के अंदर होंगे। बहुत लॉजिकल चीज़ है। जब मुझे चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों तभी मेरा फाइनल आंसर ट्रू होना चाहिए। तो इसके लिए हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं विच इज़ द एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। तो हम 2 एम्परसेंट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो होने ही चाहिए एंड मार्क्स लेस देन 90 के इक्वल होने चाहिए। तो ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करना भी सीख लिया। उस केस में हम सी आउट करेंगे बी और लास्ट हमारा फाइनल केस बच गया जिसके अंदर हमें सी आउट करना है सी। तो ए सी आउट हो गया, बी सी आउट हो गया, सी सी आउट हो गया। एंड इस तरीके का हमारा लॉजिक बना। अपने कोड को रन भी कर सकते हैं। अगर हमारे मार्क्स 95 हैं उस केस में वी आर गोइंग टू गेट एन ए। अगर हमारे मार्क्स 82 हैं वी आर गोइंग टू गेट अ बी। अगर हमारे मार्क्स 75 है तो उस केस में ग्रेड आएगा सी। तो इस तरीके से लॉजिकली हमारा जो कोड है उसे हम रन कर सकते हैं और अपने मार्क्स के बेसिस पर हम अपने ग्रेड्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ये जो एल्स इफ है ये हम कितनी भी बार लिख सकते हैं। शुरुआत में इफ एक बार लिखा जाता है और लास्ट में एल्स भी एक ही बार लिखा जाता है। ये लास्ट वाला एल्स ऑप्शनल होता है, एल्स इफ ऑप्शनल होता है, इफ तो हमें हमेशा लिखना ही लिखना पड़ता है। सो दिस इज हाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क इन C++। अब इन्हीं के बेसिस पर एक और सवाल है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल लगेगा। यहाँ पर मैं ये भी टेस्ट करूँगी कि पिछले लेक्चर में जो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई थी वो हमें याद है या नहीं है। हमारा सवाल है कि वी हैव टू फाइंड इफ़ अ कैरेक्टर इज़ लोअर केस और अपर केस। बेसिकली हम एक कैरेक्टर लेंगे CH और इसे हम एंटर कराने वाले हैं, सीन कराने वाले हैं। कैरेक्टर अगर लोअर केस है तो उस केस में हमें लोअर केस प्रिंट करवाना है। लोअर केस मतलब स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक। और कैरेक्टर अगर अपर केस है तो उस केस में हमें अपर केस प्रिंट करवाना है। अपर केस होता है कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक। तो सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर को इनपुट करने का जो बहुत छोटा सा बेसिक लॉजिक होता है उसको लिख लेते हैं। एक कैरेक्टर बनाएंगे CH, सी आउट कर देते हैं एंटर कैरेक्टर एंड सीन कर लेंगे अपने कैरेक्टर को। अब इसके बेसिस पे हमें अपनी कंडीशंस को चेक करना है। अब लोअर केस और अपर केस कोई कैरेक्टर है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो सवाल में हमें ये गारंटीड पता है कि हमारे पास या तो इस रेंज का कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा या इस रेंज का कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा, और कोई स्पेशल कैरेक्टर या डिजिट्स के लिए हमें चेक नहीं करना। तो बेसिकली ये जो काम है इसको करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, अगर हम कोई भी कैरेक्टर CH लें वो लोअर केस तब कब होगा, वो लोअर केस जैसे लेट्स सपोज CH के अंदर हमारे पास स्मॉल t आ गया, वो लोअर केस में तब आएगा
जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a होगी और लेस देन इक्वल टू स्मॉल z होगी। या तो a से वो बड़ा होगा कैरेक्टर और उसके इक्वल होगा, या z से छोटा होगा और उसके इक्वल होगा, या नहीं दोनों ही केसेस। a और z की रेंज में आने के लिए किसी कैरेक्टर को a से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए, z से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये इस तरीके की कंडीशन हमें लिखनी है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लॉजिकल एंड को यूज़ करने वाले हैं, जिसको हमें ऑलरेडी आता है यूज़ करना। बेसिकली पहले तो हम चेक करेंगे, अगर हमारा CH ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a हो गया एंड CH लेस देन इक्वल टू स्मॉल z हो गया, उस केस में कैरेक्टर क्या है? उस केस में कैरेक्टर हमारा लोअर केस कैरेक्टर है कि a से तो बड़ा है उसके इक्वल है एंड z से छोटा है उसके इक्वल है। सिर्फ a से बड़ा होना काफ़ी नहीं है, इस रेंज के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनली कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो हो सकता है कोई a से बड़ा हो पर z से छोटा ना हो, तो कोई और ही कैरेक्टर हो जो z से बाद वाले नंबर के साथ अलाइन करता है। तो हमें पूरी की पूरी रेंज के अंदर अपने कैरेक्टर को चेक करना है। तो ये तो लोअर केस वाला केस हो गया, और हमें पता है क्योंकि कैरेक्टर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं एल्स अपर केस है। बहुत सिंपल लॉजिक है ये। तो इस लॉजिक को एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। कैरेक्टर के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, अगर हमारा CH ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a है एंड CH लेस देन इक्वल टू स्मॉल z है, उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हमारे पास लोअर केस कैरेक्टर आ जाएगा, और एल्स वाले केस में हम C आउट कर देंगे अपर केस। इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हमने एंटर किया स्मॉल t, तो लोअर केस आ गया। नेक्स्ट टाइम अगर हम एंटर करते हैं कैपिटल T, तो इस बार हमारे पास अपर केस आ गया। तो इस तरीके का हम एक चेक लगा सकते हैं। ये तो हो गया सबसे सिंपल, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका। इसको चाहते तो ऑपोजिट भी कर सकते थे, मतलब पहले अपर केस के लिए चेक कर लेते कि CH हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड CH लेस देन इक्वल टू स्मॉल z है क्या। आप चाहें तो यहाँ पर पॉज करके अपर केस को इफ में लिख सकते हैं, अपर केस वाला चेक, एंड लोअर केस वाला एल्स में लिख सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है। अब एक और मैं तरीका डिस्कस करना चाहती हूँ जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका होगा। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट ASCII वैल्यूज़, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कहता है कि हर एक कैरेक्टर को मैप किया जाता है। हर एक कैरेक्टर का अपना एक नंबर होता है, और उन नंबर्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा किस किस को याद है। तो आई होप कि आपको याद होगा कि जो स्मॉल a था उसके लिए नंबर होता था 97 के इक्वल, b के लिए नंबर 98 के इक्वल, एंड इस तरीके से +1 होते जाते हैं। सिमिलरली कैपिटल A के लिए नंबर होता था 65, कैपिटल B के लिए होता था 66, एंड इस तरीके से प्लस होते चले जाते हैं। तो कैपिटल A से कैपिटल Z बेसिकली 65 से 90 की रेंज में हमारे नंबर्स होते हैं। दीज आर 26 नंबर्स। तो ये 26 लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर 97 से हमारे स्मॉल वाले स्टार्ट हो जाते हैं। अब अभी तो हमने कोड में क्या किया है, एक कैरेक्टर वैल्यू को एक कैरेक्टर वैल्यू के साथ कंपेयर किया है, जिसमें हमें पता है आंसर ठीक आ जाएगा। लेकिन हम चाहें तो हमारा जो कैरेक्टर CH है उनको इन नंबर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेट्स सपोज मुझे पहले अपर केस का ढूंढना है, तो मुझे पता है मेरे अपर केस की रेंज क्या होती है। मेरे अपर केस की रेंज होती है 65 से 90 की रेंज। तो मैं सिंपली चेक कर सकती हूँ, इफ़ CH इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड CH इज़ लेस देन इक्वल टू 90, मतलब 65 का मतलब क्या है? कैपिटल A, 90 का मतलब क्या है? कैपिटल Z। तो उस केस में मेरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? अपर केस, और एल्स वाले केस में मेरा कैरेक्टर हो जाएगा लोअर केस। तो इस तरीके से नंबर्स के साथ कंपैरिजन करके भी हम एक कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं। उसको एक बार करके देखते हैं। लेट अस क्लियर दिस, एंड यहाँ पर इस बार स्मॉल a की जगह मुझे चेक करना है फॉर 65 एंड 90। यहाँ पर इस बार अपर केस आ जाएगा, यहाँ पर इस बार हमारे पास लोअर केस आ जाएगा। इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एंटर किया स्मॉल b, लोअर केस आ गया, एंड इस बार एंटर किया मैंने कैपिटल M, तो अपर केस आ गया। मतलब ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब वैसे जनरली जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जनरली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के साथ हम कंपेयर नहीं करते, लेकिन कैरेक्टर्स क्योंकि मेमोरी के अंदर इंटीजर की फॉर्म में स्टोर होते हैं, इंटीजर मतलब जो उनकी ASCII वैल्यूज़ है उनकी फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो है तो कैरेक्टर एट दी एंड एक इंटीजर ही, उसका ASCII वर्जन। तो इस कैरेक्टर को हम एक नंबर के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
तो बेसिकली कोड के अंदर जब हम कैरेक्टर को 65 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या एग्जाम्पल के लिए मान लो CH की वैल्यू है कैपिटल M के इक्वल, तो जब हम इस M के लिए चेक कर रहे हैं क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। कौन सा कन्वर्जन होता है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो कौन करता है? जो कंपाइलर करता है, हमें नहीं करना पड़ता, पर कंपाइलर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करता है। कैसे? वो ये जो कैरेक्टर है ना, इसे कन्वर्ट करता है टू इट्स ASCII वैल्यू, जो भी M की ASCII वैल्यू होगी, X ले लेते हैं इसको, पर जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट करता है और फिर उस नंबर को इस नंबर के साथ कंपेयर करता है। तो जो हमने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन सीखा था वो हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगा होगा, पर उसको एक्चुअली यूज़ किया जाता है और उसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एक कैरेक्टर को एक इंटीजर के साथ, एक नंबर के साथ कंपेयर करना पॉसिबल हो पा रहा है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसको 2 अप्रोचेस से हमने सॉल्व कर लिया, लास्ट लेक्चर की छोटी सी लर्निंग हमने रिवाइज कर ली, और किस तरीके से हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसका हमें पता चल गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर एक और छोटा सा वेरिएशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, विच इज़ कॉल्ड अ टर्नरी स्टेटमेंट। अब इसका नाम थोड़ा सा भयानक है, पर ये बहुत सिंपल चीज़ है। टर्नरी का मतलब होता है 3, जैसे बाइनरी का मतलब होता है 2, यूनरी का मतलब होता है 1, लास्ट लेक्चर में किया था, वैसे टर्नरी का मतलब होता है 3। अब 3 का क्या मतलब है? बेसिकली जो भी हमारा इफ एल्स का सिंटैक्स होता है, हम लिखते हैं इफ सम कंडीशन कर्ली ब्रेसेस एल्स कर्ली ब्रेसेस। इसी पूरे सिंटैक्स को एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल है। अब जनरली टर्नरी स्टेटमेंट्स को हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सिंपल इफ एल्स लिखना होता है। जब हमारे इफ एल्स के अंदर मल्टीपल लाइंस आ गई, 2 भी लाइन आ गई इफ में, तब हम इफ एल्स को ही प्रेफर करेंगे। टर्नरी स्टेटमेंट्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते प्रोग्रामिंग के अंदर, पर फिर भी पता हो तो ठीक रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है अगर एक नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, उसके लिए मुझे पता है इफ एल्स कैसे लिखते हैं। उसी का टर्नरी वर्जन होगा कि सबसे पहले हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन है कि मेरा नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, और है क्या के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। फिर हम लिखते हैं अगर ये चीज़ सच है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। और दोनों स्टेटमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं विद कोलन। 2 डॉट्स हैं, इनको हम कोलन कहते हैं। तो लेट्स सपोज अगर ये ट्रू हो जाती है तब तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं पॉजिटिव, नहीं तो कोलन मतलब नहीं तो एल्स हम प्रिंट करवाना चाहते हैं नेगेटिव। तो ये क्या हो गई? ये मेरी टर्नरी स्टेटमेंट हो गई। टर्नरी स्टेटमेंट में जो काम पॉजिटिव पे करवाना है वो हम यहाँ लिखते हैं कोलन, जो काम नेगेटिव पे करवाना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको एक बार लिख कर देखते हैं कोड के अंदर। लेट्स सपोज आई हैव अ नंबर इंटीजर n इज इक्वल टू 45। इसे क्लियर कर देते हैं। अब इसका इफ एल्स का टर्नरी वर्जन होगा कि हम डायरेक्टली सी आउट कर दें। डायरेक्टली सी आउट में भी टर्नरी स्टेटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो नॉर्मल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर मैं चेक करूँगी अपनी कंडीशन की n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये तो मेरी कंडीशन होगी। क्वेश्चन मार्क या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ट्रू देगा तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाए, एल्स नेगेटिव प्रिंट हो जाए। सेमीकोलन या यहाँ पर एंड ऑफ लाइन कर लेते हैं। तो इसे एक बार रन करते हैं। तो क्योंकि 45 है तो पॉजिटिव प्रिंट हो गया, -45 कर देंगे तो नेगेटिव प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम सिंपल इफ एल्स को टर्नरी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो बड़े बड़े मुश्किल इफ एल्स को भी टर्नरी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि टर्नरी स्टेटमेंट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम स्टार्ट करेंगे, इन्हें हम कहते हैं हमारे लूप्स, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रोग्रामिंग का। अब कोड के अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसा काम होता है जिसे हमें बार बार रिपीट करके करवाना होता है, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे अपने फ्लो चार्ट के अंदर हमने इस तरीके का जो फिगर बनाया था जिसमें एक कंडीशन होती थी और इस कंडीशन के बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट्स होती थी जो बार बार इस तरीके से रिपीट होके एग्जीक्यूट होती रहती थी। तो इसी को अगर हमें कोड के अंदर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो लूप्स प्रोग्रामिंग के अंदर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने वाइल लूप के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अपने फॉर लूप के बारे में, एंड उसके बाद एक और टाइप ऑफ लूप होता है विच इज़ कॉल्ड डू वाइल लूप। फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम डीए से पढ़ रहे होंगे। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम फॉर लूप को ही यूज़ कर रहे होंगे।
कभी कभी हम वाइल लूप को भी यूज़ करेंगे और डू वाइल लूप हम बहुत रेयरली यूज़ करेंगे। शायद हो सकता है हम डीए से पढ़ते टाइम डू वाइल लूप को कभी भी यूज़ ना करें। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस हम फॉर लूप एंड उसके बाद अपने वाइल लूप पर रखने वाले हैं। अब वैसे जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो सारे के सारे काम हम वाइल लूप से कर सकते हैं, वो सारे के सारे काम हम डू वाइल लूप से कर सकते हैं। जो काम वाइल से कर सकते हैं वो इन दोनों से भी कर सकते हैं, जो इससे कर सकते हैं वो इन दोनों से भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई लूप बेटर है कोई लूप वर्स है। बेसिकली जो भी सिंटैक्स आपको बेटर लग रहा हो, चाहे फॉर का हो गया चाहे वाइल का हो गया, आप चाहें तो उसको लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक वाइल लूप कैसा होता है। उसके लिए एक छोटी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to 5। अब इसका एक तरीका तो ये होगा कि हम सी आउट स्टेटमेंट्स लिखें, पहले 1 प्रिंट करें, फिर 2 प्रिंट करें, फिर 3 प्रिंट करें एंड इस तरीके से करते रहें। लेकिन अभी तो ये लिमिट 1 से 5 है, क्या पता कल को हमें 1 से 500 तक प्रिंट करवाने हो तो हम 500 सी आउट स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखेंगे, या कल को हो सकता है हमें 5 लाख प्रिंट करवाना हो तो हम 5 लाख सी आउट स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन में लूप्स हमारे काम आते हैं। बेसिकली वाइल लूप को लिखने के लिए हम लिखते हैं वाइल एंड उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम एक कंडीशन लिखते हैं। जब तक ये कंडीशन सच होती है, ट्रू होती है, तब तक वाइल के जो करली ब्रेसेस के अंदर हम काम लिखते हैं वो काम बार 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 रिपीट होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने काम लिखा टू सी आउट अपना कॉलेज, तो जब तक ये कंडीशन सच है अपना कॉलेज प्रिंट होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा अपना कॉलेज प्रिंट होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा अपना कॉलेज प्रिंट होगा एंड इस तरीके से वो काम रिपीट होता रहता है। अब मुझे अगर 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो उन्हें प्रिंट करवाने के लिए मेरी कंडीशन किस तरीके की होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व किया था फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल। हमने आई जैसा या काउंट जैसा कोई एक वेरिएबल ले लिया था। तो इसी तरीके से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स कॉल दिस वेरिएबल काउंट। हमें 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमारा काउंट 1 होगा, फिर काउंट 2 होगा, फिर काउंट 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो हमारा जो वेरिएबल इंटीजर काउंट है उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं 1 के साथ। और हमें कब तक प्रिंट करना है वैल्यूज़ को? हमें वैल्यूज़ को तब तक प्रिंट करना है जब तक हमारा काउंट लेस देन इक्वल टू 5 नहीं रहता। ये भी हमने फ्लो चार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि काउंट 1 से बढ़ रहा है, पर कब तक प्रिंट करना है? जब तक लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी कि जब तक हमारे काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक ही हम अपने लूप को रन करना चाहते हैं, उसके बाद लूप को रन नहीं करना चाहते। जैसे ही इफ़ दिस इज़ काउंट, जैसे ही काउंट 1 से बढ़ के फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जैसे ही 6 तक पहुंच गए वैसे ही हमें लूप अब रन नहीं करना। तो कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। और काम हमें क्या करवाना है? अगर हमें पता चल गया अभी हमारा काउंट 1 के इक्वल है तो मुझे क्या करना है? मुझे इस काउंट को यानी 1 को प्रिंट करवाना है। तो मुझे बेसिकली काम में सी आउट करवाना है अपने काउंट को, या इनफैक्ट इसे यहीं कर देते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही 1 को प्रिंट करवा दिया, नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम होगा इस काउंट को बढ़ा के अब 2 कर दें, फिर 2 को प्रिंट करवाएं, फिर इस काउंट को बढ़ा के 3 कर दें, फिर 3 को प्रिंट करवाएं। तो प्रिंट करवाने के बाद हमें अपने काउंट को इंक्रीज करना है बाय 1। बाय 1 इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम लिख सकते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये भी एक तरीका है। या फिर इसी का एक और एफिशिएंट तरीका मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, हम लिख देंगे काउंट प्लस इक्वल टू 1, ये भी एक तरीका है। एंड इसका भी एक और एफिशिएंट तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हम सिंपली यूनरी ऑपरेटर यूज़ कर देंगे काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस का मतलब होता है काउंट के अंदर एक वैल्यू प्लस 1 ऐड कर दो। तो ये हमारा लॉजिक हो जाएगा वाइल लूप को लिखने का। तो वाइल लूप के अंदर हम ये 2 काम करवा रहे हैं और ये 2 काम रिपीट होते रहेंगे बार बार। पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों काम हो जाएंगे, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, दोबारा काम हो जाएंगे, फिर दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, तब ये हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरीके से लूप में बार बार हम चलते रहते हैं। तो एक बार ये जो हमने लॉजिक लिखा है इसको कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले ले लेते हैं अपना काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ, फिर ले लेंगे वाइल। तो इस तरीके से हम अपना वाइल लूप जो है उसे लिखते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे अगर काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमारा लूप चलता रहना चाहिए। लूप चलता रहना चाहिए मतलब हर बार हमें सी आउट करवाना है अपने काउंट को एंड उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करवा लेते हैं एंड फिर अपने काउंट को कर देंगे हम प्लस प्लस। लेट्स सेव इट और लास्ट में सी आउट कर देते हैं एक एंड लाइन कैरेक्टर जो हमने अभी तक दिया नहीं।
इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास 1 से लेके 5 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। अगर हम 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना, कंडीशन के अंदर 5 की जगह हम अपने लूप को 10 तक रन करेंगे। तो इस बार 1 से लेकर 10 तक हमारी नंबर्स प्रिंट होंगे। लाइनें कितनी लगी कोड के अंदर? यही 3 लाइनें लगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, सिर्फ 5 की जगह 10 करना पड़ा। लेकिन आउटपुट के अंदर कितने एक्स्ट्रा नंबर्स आकर प्रिंट हो गए। एक बार थोड़ा सा ड्राई रन करके भी देखते हैं कि हमारा कोड किस तरीके से वर्क किया। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ 3 तक ही प्रिंट करवाना होता, काउंट लेस देन 3 है तो मुझे सिर्फ 1 2 3 प्रिंट करवाना है। तो कैसे प्रिंट होंगे? सबसे पहले इस लाइन पर एग्जीक्यूशन जाएगा, यहाँ पर जाएंगे तो काउंट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा 1 के साथ। शुरुआत में काउंट की वैल्यू 1 होगी और ये लेट्स सपोज हमारी आउटपुट विंडो है, यहाँ पे मेरा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। तो हम उसके बाद जाएंगे, काउंट बन गया, अब यहाँ जाके कंडीशन चेक होगी। कंडीशन काउंट की वैल्यू 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, काउंट को प्रिंट करवा देंगे। काउंट को प्रिंट करवाया मतलब 1 को प्रिंट करवाया। फिर नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस करके 2 कर दिया। अब काउंट अगर 2 हो गया उसके बाद दोबारा हम ऊपर जाके कंडीशन को चेक करेंगे। दोबारा हम इस लाइन पर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अब काउंट 2 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? येस, दिस इज़ ट्रू। दोबारा से काउंट को प्रिंट करवाएंगे, काउंट को प्रिंट करवाए तो 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस करके इस बार हमने 3 कर दिया। दोबारा जाके कंडीशन को चेक करेंगे, इस स्टेटमेंट पर आएंगे और इस बार काउंट की वैल्यू 3 क्या लेस देन इक्वल टू 3 है? येस, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो अब नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे और काउंट को प्रिंट करवा देंगे। 3 को प्रिंट करवा दिया, फिर नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस करके इसको हमने 4 कर दिया। उसके बाद एक बार ये काम हो गया, दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। इस बार दोबारा इस लाइन पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा काउंट की वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगी और अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और लूप के बाहर अब जो भी काम होगा, लूप के बाहर हमने सी आउट एंड लाइन लिखा हुआ है तो अब नेक्स्ट लाइन वाला यहाँ पे कैरेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास स्क्रीन पर 1 2 एंड 3 प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर 5 तक अगर कंडीशन चेक होती तो 4 और 5 भी प्रिंट हो जाते, 15 तक होती तो 15 तक हम काउंटिंग को प्रिंट करवा रहे होते। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक हमने लिखा टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। अब लेट्स सपोज हमें नंबर्स इस बार प्रिंट करवाने हैं 1 से लेकर किसी भी नंबर n तक, किसी भी वैल्यू n तक। तो वो कैसे करवाएंगे? हमें बेसिकली अगर अपने लूप को n तक रन करना है और अंदर वाले काम तो हमारे सेम ही है कि हर बार सेम ही काम होना चाहिए, नंबर प्रिंट होना चाहिए, तो हमें अपडेट किसको करना पड़ेगा? हमें अपडेट अपनी इस कंडीशन को करना पड़ेगा कि ये कंडीशन बेसिकली, ये जो वाइल लूप की कंडीशन होती है ये बताती है कि लूप कब रुकेगा। हम चाहते हैं लूप 5 पे या 10 पे ना रुके, लूप n पे रुके, तो हमें इस कंडीशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में अब हम लिख देंगे कि जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू n है तब तक हमारा लूप चलता रहना चाहिए। तो एक बार ये चेंज करके देखते हैं। एक और वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर n, जिसके अंदर लेट्स सपोज हमने लिख दिया 20 और इस बार हम चाहते हैं कि हमारा लूप n तक चलना चाहिए। लेट्स क्लियर दिस। तो इस बार हमारा लूप किससे कंट्रोल हो रहा है? हमारा लूप इस n की वैल्यू से कंट्रोल हो रहा है। इसे रन करेंगे तो इस बार हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ गए हैं। इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो चेंज इट टू 50। मुझे कोड के अंदर कोई चेंज नहीं करना, लॉजिक पूरा का पूरा वैसा ही है क्योंकि लॉजिक में तो कुछ चेंज है नहीं, बस एंडिंग कंडीशन बढ़ानी है, कम करनी है। तो एंडिंग कंडीशन में सिर्फ n को बढ़ाना है और इस बार कोड रन होगा तो 1 से लेकर 50 तक सारे के सारे नंबर्स स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट द मैजिक ऑफ लूप्स इज। लूप्स बहुत बड़ा जो काम होता है जिसमें किसी ना किसी तरीके की रिपीटेशन होती है, उसमें हमें बहुत सारा कोड ना लिखना पड़े, हमारा वो टाइम बचाता है, प्रोग्रामर का टाइम। हमें सिंपल सा 2-4 लाइनों का कोड लिखना होता है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े काम ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते रहते हैं। अब जब भी हम लूप्स की बात करते हैं, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एन इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप हमें हमेशा इंश्योर करना है कि अपने कोड के अंदर हमें कभी नहीं लिखना। इनफाइनाइट लूप वो लूप होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, जिसकी एंडिंग कंडीशन कभी फॉल्स नहीं देती, उसे हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। इनफाइनाइट लूप इवेंचुअली क्या करते हैं? इवेंचुअली वो लूप की वजह से पूरे कंप्यूटर की सिस्टम की मेमोरी भर जाती है और हमारी फाइल फिर बंद हो जाती है या हमारा विजुअल स्टूडियो कोड बंद हो जाएगा। तो कभी भी इनफाइनाइट लूप्स हमें नहीं लिखने। यहाँ पे इनफाइनाइट लूप लिखने का मतलब होगा कि मेरी कंडीशन तो चेक हो रही है, मैं काउंट को प्रिंट भी करवा रही हूँ, पर इस काउंट को मैंने कभी अपडेट ही नहीं किया, इसको मैंने कॉमेंट आउट कर दिया। काउंट अगर 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 50 होगा, येस। फिर काउंट प्रिंट हो जाएगा इस लाइन में, तो इस लाइन में क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा।
फिर दोबारा जाके ऊपर जाके हम दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे, अभी भी काउंट 1 है तो काउंट लेस देन इक्वल टू 50 होगा। फिर दोबारा इस लाइन में आके 1 दोबारा प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा ऊपर जाके कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 50 होगा, यस, दोबारा आके 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये लूप क्या करेगा, ये बार बार उसी 1 को ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि प्लस प्लस तो कर ही नहीं रहे, काउंट अपडेट ही नहीं हो रहा। तो ये लूप इनफाइनाइटली रन होता रहेगा और कभी रुकेगा ही नहीं। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ, आपको ये अपने सिस्टम पे रिपीट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने रन किया इस तरीके से 1s मेरे लिए प्रिंट हो जाएंगे। ये मैंने फोर्स करके स्टॉप किया है अपने कोड को, एंड इस तरीके से 1s की यू कैन सी कि मैं राइट में स्क्रॉल कर रही हूँ और ये 1 की पूरी एक लेयर मेरे टर्मिनल विंडो पर आ गई है। तो दिस इज़ हाउ एन इनफाइनाइट लूप रन्स। कभी अगर रन हो जाता है तो आप कंट्रोल सी या कमांड सी प्रेस करके उसे स्टॉप कर सकते हैं उसका एग्जीक्यूशन, पर हमें एज सच इनफाइनाइट लूप रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लूप्स के बारे में कि जनरली जब हम लूप्स को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। जैसे हमारे वाइल लूप के केस में दिस वेरिएबल वॉज दिस काउंट वेरिएबल, कि काउंट वेरिएबल पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, इस तरीके से चेंज होती रहती है। तो जनरली जब हम लूप्स लिखते हैं हम इस काउंट या इस काउंटर वेरिएबल की जगह बहुत सिंपल नाम यूज़ करते हैं। हम जनरली ये जो काउंटर वेरिएबल है इसको आई बोल देते हैं, आई, जे, के, इस तरीके के नाम हम लूप वाले वेरिएबल्स को देते हैं। वैसे वेरिएबल्स के जो नाम है ना, एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वेरिएबल्स के जो नेम हैं वो हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए, कि बेसिकली वेरिएबल का नाम ही पढ़ के समझ में आ जाए कि वो वेरिएबल करता क्या है। जैसे अगर मुझे वेरिएबल के अंदर एज स्टोर करवानी है तो मैं एज लिखूंगी, मुझे मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो मैं मार्क्स लिखूंगी, मुझे किसी का नेम स्टोर करवाना है तो मैं नेम लिखूंगी। मैं ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू, इस तरीके के वेरिएबल नाम हम प्रेफर नहीं करते, हम मीनिंगफुल नाम प्रेफर करते हैं वेरिएबल्स के। इट इज़ अ कन्वेंशन विच इज़ अ गुड कन्वेंशन कि जो भी हमारे वेरिएबल के नाम होते हैं उन्हें हम कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस कहने का मतलब है कि अगर हम एक सिंगल वर्ड वाला वेरिएबल ले रहे हैं जैसे एज, तो उसके सारे के सारे लेटर्स हम स्मॉल में लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे। पर अगर हमें लेट्स सपोज टोटल सम लेना है तो टोटल सम को, वेरिएबल का नाम अगर टोटल सम है, इंटीजर टोटल सम इज इक्वल टू 0, तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे जहाँ पे फर्स्ट वर्ड तो लोअर केस में होगा पर सेकेंड वर्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर है कैपिटल एस ये अपर केस में होगा। तो इसे हम कैमल केस कहते हैं। कैमल में छोटा सी होता है, केस में बड़ा सी होता है। ये लिखने का, प्रोग्रामिंग करने का, वेरिएबल्स लिखने का एक तरीका होता है। कैमल केस के अलावा भी और भी काफ़ी सारे केसेस होते हैं, जैसे पास्कल केस हो गया। पर हम जावा एंड C++, दो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर अपने वेरिएबल के नामों के लिए कैमल केसेस को ही फॉलो करते हैं। ये कन्वेंशन है, आप नहीं करोगे उससे कोई एरर नहीं आएगा। आप चाहो तो एज को आप कैपिटल AGE या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर वो बेसिकली कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो हम वेरिएबल्स को लिखते हैं वो देखने में अच्छा लगता है एंड इट इज़ अ साइन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर। तो वो चीज़ हम शुरू से ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। तो मैं ये बता रही थी कि वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए, देख के समझ में आ जाए कि वो क्या करते हैं। लेकिन लूप के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जिससे लूप कंट्रोल होता है, वो हम आई, जे, के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वहाँ पे अलाउड होता है। तो हमारा ये जो लूप है इसमें हमने आई को शुरू किया 1 के साथ, आई को लेस देन n तक लेकर गए और सी आउट कर रहे हैं आई को। इसको कोड को रन करेंगे तो इस बार दोबारा 50 तक हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए। तो जनरली उस काउंटर वेरिएबल को हम आई लिख देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वाइल लूप। नेक्स्ट लूप जिसको हम स्टडी करने वाले हैं ये है हमारा फॉर लूप। जो सारे काम वाइल लूप से हो सकते हैं वो सारे के सारे काम फॉर लूप से हो सकते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। फॉर लूप को लिखने के लिए हम लिखते हैं अपना फॉर कीवर्ड। उसके बाद हमारी 3 जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम पेरेंथेसिस के अंदर एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। मतलब एक तो है कि मैं 3 स्टेटमेंट्स को लिखूं। 3 स्टेटमेंट्स कहने का मतलब है जैसे वाइल लूप के अंदर मैंने लिखा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे सी आउट करवाना है अपने आई को और हर बार आई को कर देना है ++। ये मेरा कोड था और शुरुआत में मैंने इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था, तो मैं 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट करवा ली थी। यही सेम काम अगर मुझे फॉर लूप में करवाना है तो कैसे करवाएंगे? बेसिकली ये जो स्टेटमेंट होती है ना जिसमें हम बताते हैं कि मेरे आई को या काउंट को कहाँ से शुरू होना है, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनिशियलाइजेशन। याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए इनिशियलाइजेशन मतलब शुरू की, इनिशियल वैल्यू दे दी। इनिशियल का मतलब शुरुआत होता है इंग्लिश में, तो इनिशियल वैल्यू दे दी इसको। यहाँ पर ये जो हमारी वाइल के अंदर
कंडीशन लिखी होती है, इसको तो हम कंडीशन ही कहते हैं। और ये जो हमारी स्टेटमेंट होती है ना, जिसके अंदर हम हमारे ये जो वेरिएबल होता है आई हो गया, जे हो गया, काउंट हो गया, जिसको हम अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। क्योंकि इस वेरिएबल में अगर हम चेंज नहीं करेंगे, इसको प्लस माइनस हम नहीं करेंगे, तब तो ये कंडीशन अगर एक बार ट्रू हो गई तो हमेशा ही ट्रू होती रहेगी, तब तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर कोई ना कोई चेंज लाने के लिए हमें इस वेरिएबल आई को बार बार चेंज करना पड़ता है। तो इस स्टेटमेंट को हम अपनी अपडेशन स्टेटमेंट कहते हैं कि क्या कर रही है, मेरे वेरिएबल आई को अपडेट कर रही है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं हम विद इन अ सिंगल पेरेंथेसिस इन आर फॉर लूप। तो फॉर लूप कैसे लिखेंगे? फॉर लूप में हम लिखेंगे फॉर, सबसे पहले अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। मतलब ये जो इंट आई इज इक्वल टू 1 है, ये यहीं पर आएगा, इंट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन। उसके बाद हमारी कंडीशन आती है, तो ये जो कंडीशन हमें चेक करनी है वो आ जाएगी कि आई क्या लेस देन इक्वल टू एन है, दोबारा सेमीकोलन। उसके बाद अपडेशन स्टेटमेंट आएगी कि बार बार हमें आई को अपडेट करना है, एंड जो भी काम हमें कराना है बचा हुआ, वो सब हम फॉर लूप के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सी आउट कर देंगे अपने आई को। तो एक बार देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। बेसिकली ये मेरा फॉर लूप है। इस फॉर लूप के अंदर शुरुआत हमेशा होगी आई इज इक्वल टू 1 के साथ। लेट्स सपोज एन की वैल्यू अगर 3 है, तो उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू शुरू होगी 1 के साथ। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकंड नंबर पे कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। सेकंड नंबर पे कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तब हम अपना काम करवाएंगे। काम क्या है? काम है आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना, तो मैंने 1 को प्रिंट करवा दिया। फिर जैसे ये काम हो गया वैसे ही हम ऊपर जाएंगे और अपडेट करेंगे। तो थर्ड नंबर पे हमारा अपडेशन का स्टेप आता है। अपडेट करेंगे मतलब आई को प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस होके अब 2 हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे दोबारा कंडीशन को चेक करते हैं। दोबारा कंडीशन चेक हुई, 2 लेस देन 3 है, तो दोबारा आके आई को प्रिंट करवा देंगे। इस बार आई प्रिंट हो गया एज 2। काम हो गया, दोबारा अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, काम करवाएंगे, दोबारा अपडेट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, काम करवाएंगे, दोबारा अपडेट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, काम करवाएंगे। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, क्योंकि एक ही बार शुरुआती वैल्यू बतानी है। और रिपीट कौन सी चीज़ें होती हैं? कंडीशन चेक करना, काम करवाना, अपडेट करना, कंडीशन चेक करना, काम करवाना, अपडेट करना, कंडीशन चेक करना, काम करवाना, अपडेट करना। ये काम वो है जो रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप वर्क करता है। और फॉर लूप में अगर अभी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो घबराने की बात नहीं है। हमारे अगले जो कुछ चैप्टर होने वाले हैं उसमें हम पूरा फॉर लूप के ऊपर ही बार बार कोड लिखेंगे। तो एक बार इस कोड को रन करते हैं। लेट अस क्लियर दिस। अपना इंटीजर n ले लेते हैं, लेट्स सपोज एज 3। तो फॉर लूप हो गया, इंटीजर i इक्वल्स 1 से स्टार्ट करेंगे, जब तक i लेस देन इक्वल टू n है हर बार कर देंगे i को प्लस प्लस। तो इस तरीके से हम अपने फॉर लूप को लिखते हैं, जो सारी कंडीशंस को एक ही लाइन में लिख देता है। एंड यहाँ पर हम सी आउट कर देंगे अपना i विथ सम स्पेस, और फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद हम सी आउट कर देंगे अपनी एंड ऑफ लाइन। इसे रन करते हैं तो 1 2 3 तीनों नंबर्स हमारे पास प्रिंट हो गए। अगर यहाँ n की जगह हम 10 भी लिखते तो 10 तक सारे के सारे नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाते। सो दिस इज 1 through 10। तो इस तरीके से हम अपने फॉर लूप के सिंटैक्स को लिखते हैं। अगर हमें लेट्स सपोज मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए होते हैं तो हम इस इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में ही मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉमा करके j इज इक्वल टू 1, तो एक i वेरिएबल हो गया, एक j वेरिएबल हो गया। इस तरीके से भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे कैसे। हम चाहें तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड करके, एंड j लेस देन इक्वल टू m, इस तरीके की मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिख दी एंड करके, वैसे भी लिख सकते हैं। और भी लॉजिकल और भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से भी कंडीशन लिखी जा सकती है वो सारे पॉसिबल तरीके से हम फॉर लूप के अंदर यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। अपडेशन जो होता है वो जनरली हम i प्लस प्लस से करते हैं, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर i प्लस 2 भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो अब 2 से अपडेट होंगी, 1 से अपडेट नहीं होंगी, 2 से अपडेट होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से लेके, क्लियर करते हैं, मैंने 1 से स्टार्ट किया, मैंने 1 को प्रिंट करवाया क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। फिर मेरा अब i जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम i जब प्रिंट होगा तो 3 प्रिंट होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। तो इस तरीके से हर बार नंबर्स 2 से अपडेट होंगे। और ये जो i प्लस 2 है इसे हम लिखते हैं i इक्वल्स i प्लस 2। तो इस तरीके से हमारा जो अपडेशन है वो वर्क करेगा। लेट अस रन दिस। तो 1 3 5 7 एंड 9 हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। तो अपडेशन इस तरीके से भी हो सकता है, i इज इक्वल टू i प्लस 2 हम लिखते हैं तो i की वैल्यू में प्लस 2 ऐड हो जाएगा। लेकिन जनरली हम प्लस 1 से अपडेट करते हैं तो यहाँ प्लस प्लस हम कर रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम एक सवाल सॉल्व करने वाले हैं, विच इज़ टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। n कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज n की वैल्यू है 5,
तो हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को कैलकुलेट करना है। हमने फ्लो चार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, इसको यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मुझे पता है मुझे 1 से लेके 5 तक का सम कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना मैं कोई वेरिएबल बना लूँ आई, जिसको शुरू करूँ 1 के साथ, और एक वेरिएबल बना लूँ अपना सम, जिसको शुरू करूँ 0 के साथ। फ्लो चार्ट में सॉल्व करने के लिए हमने इस तरीके की स्टेटमेंट लिखी थी, आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, सम को 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एक लूप रन करना है, कब तक, जब तक i <= n नहीं रहता। तो इस तरीके से हमारा फ्लो बन रहा था, वही सेम काम हमें यहाँ पर करना है। पहले i 1 है और फिर हम क्या करेंगे, i को सम के अंदर ऐड कर देंगे, तो उसके बाद फिर हमारा i अपडेट होकर 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, फिर हम 2 को सम के अंदर ऐड कर देंगे, फिर हमारा i अपडेट होकर 3 हो जाएगा, तो 3 को सम के अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, सबसे पहले तो i को सम के अंदर ऐड करेंगे, तो सबसे पहले सम हो जाएगा सम प्लस i, दूसरा i को अपडेट कर रहे हैं, i को कैसे अपडेट कर रहे हैं, i को हर बार हम प्लस प्लस कर रहे हैं। तो इसका लॉजिक क्या होगा, लॉजिक फॉर लूप से लिखेंगे। हमें क्या करना है, हमें एक i लेना है, एक i वेरिएबल लेना है जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम 1 के साथ, क्योंकि हमें 1 से n तक सम चाहिए। तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं i, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ। ख़त्म कहाँ पे हो रहा है हमारा सम, ख़त्म हो रहा है n पर, तो i की वैल्यू जब तक <= n है तब तक हमारा लूप चलेगा, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू देती है तब तक लूप चलेगा। और i को अपडेट करने के लिए हम लिख देते हैं हर बार i ++। अब हमें हर बार क्या करना है, हमें हर बार अपने सम के अंदर अपने i की वैल्यू को ऐड करना है। तो सम के अंदर हम ऐड कर सकते हैं सम प्लस i। अच्छा, इसी चीज़ को लिखने का एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसी को हम लिख सकते हैं += i। तो सम के अंदर i ऐड हो जाएगा, तो बार बार जब तक ये लूप चलता रहेगा हमारी सम की वैल्यू के अंदर i ऐड हो जाएगा, और जैसे ही लूप खत्म हुआ वैसे ही हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने सम की वैल्यू को। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं किसी छोटे नंबर पर। लेट अस ड्राई रन दिस ऑन n = 3। n = 3 के लिए i की वैल्यू 1 के साथ स्टार्ट होगी और यहाँ पर सम की वैल्यू है 0। तो सबसे पहले i को क्या करेंगे, सम के अंदर ऐड करेंगे, तो सम के अंदर 1 ऐड हो गया, फिर वापस जाएंगे i को प्लस प्लस करेंगे, i ++ हो गया, इस बार 2 हो गया, 2 को चेक करेंगे क्या 2 <= 3 है क्या, यस है, तो दोबारा से सम के अंदर i को ऐड कर देंगे, तो सम के अंदर 2 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया तो दोबारा i को प्लस करेंगे, i ++ होके इस बार 3 हो गया, अपडेशन के बाद कंडीशन चेक करेंगे क्या 3 <= 3 है, यस, तो दोबारा से सम के अंदर i को ऐड करेंगे, सम के अंदर i ऐड हो गया मतलब 3 हो गया, तो दोबारा से कंडीशन से i ++ को अपडेट करेंगे, अपडेट होके i 4 हो गया, दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे 4 <= 3 है क्या, नहीं है, तो यहाँ आ जाएंगे लूप से बाहर और अपने सम को प्रिंट करवा देंगे। सम की वैल्यू क्या है, 1 + 2 + 3, दिस वैल्यू = 6, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आकर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 से लेके n तक किसी भी नंबर का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार इसे कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेट अस क्लियर दिस, n की वैल्यू को भी 3 ही लेते हैं एंड शुरू से लिखते हैं फॉर लूप, फॉर इंटीजर i = 1, i जब तक <= n है, i को हर बार प्लस करना है, हमें एक और सम वेरिएबल बनाना है, इंटीजर सम = 0, सम प्लस इक्वल टू हर बार इसमें i को ऐड कर देंगे, लास्ट में हम सी आउट करा देंगे हमारा सम = सम, लेट्स सेव इट, लेट्स रन, सम हो गया 6 के इक्वल। इसी तरीके से n = 5 तक अगर नंबर्स का सम ले तो ये 15 आ जाएगा, n = 10 तक अगर हम नंबर्स का सम ले तो ये नंबर 55 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहे n की वैल्यू अब हम कितनी भी बढ़ा दें, पर जो बड़े वाला काम था, ठीक है, हमने n = 3 के लिए सॉल्व कर दिया, पर 1 से लेके 50 तक, 1 2 3 4 इस तरीके से 50 तक जो नंबर्स का सम है वो भी हमारा लूप हमारे लिए बहुत आसानी से कैलकुलेट कर देगा। लेट्स सपोज आई रोट 50 हियर, इसको क्लियर कर लेते हैं एंड लेट्स रन। तो 1 से लेके 50 तक नंबर्स का सम है 1275 के इक्वल। तो वो जो बड़ा सा काम जिसको मैथ करने में हमें बहुत टाइम लगता, वो इसने बहुत ही आसानी से कर दिया। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि हम सिंपल फॉर्मूले से सम ऑफ n नंबर्स निकाल सकते हैं, पर लॉजिकली हमें लूप्स लिखने आने चाहिए, क्योंकि लूप्स के थ्रू हम ऐसे कई सारे काम कर सकते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू शायद नहीं निकल सकते। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी यूज़ फॉर लूप्स। यहाँ पर एक बार पॉज करना है और खुद से इसी सेम लॉजिक को वाइल लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। अगर आप वाइल लूप के थ्रू कर पा रहे हैं, मतलब हमें लॉजिक कंप्लीटली समझ आया है। फॉर लूप, वाइल लूप दोनों से हमें चीज़ें लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, हम चाहें तो अपने लूप के अंदर
हम ब्रेक नाम की एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर ब्रेक नाम का एक कीवर्ड होता है। तो कहीं भी लूप के अंदर अगर हमने ब्रेक लिख दिया तो जहाँ पर भी ब्रेक लिखा होगा वहाँ से हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लूप अगर 1 से लेके 50 तक चल रहा है अभी, क्योंकि n 50 है तो ये लूप 1 से लेके 50 तक चलेगा। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जाए, वैसे ही मुझे क्या करना है, अगर i की वैल्यू 5 हो जाए, मैंने क्या किया, लूप के अंदर ही एक इफ स्टेटमेंट लिख दी कि जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जाए मैं इस लूप से करना चाहती हूँ ब्रेक। तो ये लूप अब 50 तक नहीं चलेगा, ये लूप सिर्फ 5 तक ही चलेगा। और 5 तक नंबर्स का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दिस सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 15। उस केस में मेरे पास 15 वैल्यू ही प्रिंट होकर आएगी। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। इस लूप में जैसे ही सम के अंदर आई ऐड होगा, बार बार ये भी चेक होगा कि i 5 के इक्वल है क्या। जैसे ही i 5 के इक्वल होगा हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। और वो कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम जब सम को प्रिंट करवाएंगे इस बार 50 तक नंबर्स का सम प्रिंट नहीं होगा, इस बार सिर्फ 5 तक नंबर्स का सम प्रिंट होगा। तो इसीलिए सम की वैल्यू आई है 15 के इक्वल। इवन दो एंडिंग कंडीशन 50 तक की है, 50 तक की है, पर क्योंकि 5 पे ही मैंने ब्रेक कर दिया लूप को, तो हमारा सम 5 नंबर्स तक का ही प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे लूप में तो कंडीशन बहुत लंबी है पर हमें बीच में कहीं पे ब्रेक करना है, तो हम ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक कीवर्ड। इसको हम कीवर्ड कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स। स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स मतलब कंपाइलर के लिए कीवर्ड्स का स्पेशल मतलब होता है, ये डिक्शनरी होती है C++ की। जैसे ब्रेक हो गया, ब्रेक क्योंकि एक रिजर्व्ड वर्ड है, एक कीवर्ड है, तो किसी भी वेरिएबल का नाम आप ब्रेक नहीं रख सकते। जैसे इंटीजर हो गया, इंट, इंट क्योंकि एक स्पेशल वर्ड है, इसका मतलब इंटीजर ही होता है, तो आप किसी वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते। अगर जैसे वाइल हो गया, वाइल क्योंकि लूप के लिए यूज़ होता है, किसी भी वेरिएबल का नाम वाइल नहीं रख सकते। तो C++ के अंदर जो भी हमारे कीवर्ड्स के नाम होते हैं वो हमारे वेरिएबल के नाम नहीं बन सकते। तो ये रूल होता है जिसको हमें फॉलो करना है। ऑल्दो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई, पर ये चीज़ हम आगे के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। बेसिकली हमें 1 से लेकर n तक सारे के सारे ऑड नंबर्स का सम निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर 5 है तो 1 2 3 4 5, इनमें से ऑड नंबर कौन से हैं, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो इन तीनों का सम क्या आएगा, इन तीनों का सम आ जाएगा 9 के इक्वल। तो हमें इस 9 को प्रिंट करवाना है, सब के सम को हमें प्रिंट नहीं करवाना। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। हमें पता है मुझे ऑड नंबर्स का सम निकालना है फ्रॉम 1 to 9। मुझे पता है मुझे ऑड नंबर्स का सम निकालना है फ्रॉम 1 to n। सम निकालने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑड नंबर्स कैसे निकालेंगे फ्रॉम 1 to n। अगर मेरे पास एक छोटी प्रॉब्लम होती कि मुझे सिर्फ 1 से n तक के ऑड नंबर्स को निकालना है, तो उसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो 1 से n तक के सारे नंबर्स कैसे निकालते हैं, हम बेसिकली एक फॉर लूप यूज़ कर सकते थे जिसमें इंटीजर i की वैल्यू लेते 1 तक, n तक लूप चलाते, हर बार i को करते ++। तो इस लूप में बार बार जो i की वैल्यू है उसमें मेरे पास 1 से लेकर n तक सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। पर मुझे सारे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ऑड नंबर चाहिए। तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं जो तभी ट्रू दे जब मेरे i की वैल्यू ऑड हो। और i या किसी भी नंबर के लिए ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, ये तो भाई हमने पहले सीखा ही हुआ है। कैसे चेक करते हैं, अगर किसी भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर का मॉड्यूलो 2 के साथ मुझे 0 दे दे तो ये एक इवन नंबर हो जाएगा, और 2 के साथ 0 ना दे तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। n मॉड्यूलो 2 अगर 0 के इक्वल ना हो तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑड हो जाएगा। तो ये हमारी इवन की कंडीशन होती है, ये हमारी ऑड की कंडीशन होती है। कुछ नहीं किया, बस इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू लगा दिया। तो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मतलब ये येस देगा, येस देगा मतलब ये ट्रू देगा, मतलब ये एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो अगर हमें कभी भी चेक करना है कोई i ऑड नंबर है क्या, तो इस n की जगह बस मुझे एक i को रिप्लेस करना है। बहुत लॉजिकल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है कि जब मुझे चेक करना है मेरा i ऑड है क्या, तो मैं एक इफ़ कंडीशन लगा दूंगी, इफ़ i मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब मेरा i क्या है, तब मेरा i एक ऑड नंबर है। तो पहले एक लूप लिखते हैं जो सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाता है। इसे कैसे लिखेंगे, ये क्लियर कर लेते हैं। एंड यहाँ पर लेट्स सपोज n की वैल्यू है 5 के इक्वल। मैंने एक लूप चलाया, इंटीजर i = 1, i <= n, i++।
मुझे हर बार ये चेक करना है कि क्या मेरा i मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है कि i ऑड है। अगर i ऑड है तो हम i को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो ये मेरा एक कोड है जो सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाता है फ्रॉम 1 to n। तो इसे रन करेंगे तो 1 से लेके 5 तक थोड़ी स्पेस देके प्रिंट करवाते हैं एंड लास्ट में सी आउट कर देते हैं एंड ऑफ लाइन। तो इस बार मेरे पास 1 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। 3 ही ऑड नंबर आते हैं 1 से 5 तक। अगर हम 10 तक, या यहाँ पर चेंज नहीं करते, अगर हम n की वैल्यू 10 कर देते हैं तो 1 से लेके 10 तक 1 3 5 7 9 यही ऑड नंबर्स आते हैं। हम अगर वैल्यू 50 तक बढ़ा दें तो 1 से लेके 50 तक सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। यू कैन इवन पॉज एंड चेक कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स ही हैं ना 1 से 50 तक। तो इस तरीके से हम अपने ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाते हैं। अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे मेरे पास इवन नंबर्स आ गए। तो एक छोटी प्रॉब्लम को तो मैंने सॉल्व कर दिया कि किस तरीके से हम अपने ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब जैसे ही मेरे पास सारे के सारे ऑड नंबर्स आ गए, अब नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए हो गया कि बस मुझे उन सारे ऑड नंबर्स का सम लेना है। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट्स कॉल दिस वेरिएबल ऑड सम, जिसको इनिशियलाइज कर लेंगे 0 के साथ। और जैसे ही i की वैल्यू हमारी ऑड होगी, ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब i की वैल्यू ऑड होती है। सिर्फ ये कंडीशन जब सच होगी, ऑड वाली कंडीशन, तभी हम अपने ऑड सम के अंदर प्लस इक्वल टू i को करेंगे। तो इससे हमारे पास ऑड नंबर्स का सम आ जाएगा और लास्ट में हम सी आउट करा देंगे अपने ऑड नंबर्स के सम को। तो इस तरीके का हमारा लॉजिक रहेगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स दोनों को कंबाइन कर लिया है। तो प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़ों में ही चीज़ें सीखते हैं। जो चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं उन्हें आगे के लेक्चर्स में भी हम कंबाइन करेंगे, सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करेंगे। तो ये लूप चलेगा 1 से लेके n तक। ये कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करेगी 1 से n तक कौन कौन से ऑड नंबर हैं। जो भी ऑड नंबर हैं उनका हम सम ऐड कर देंगे ऑड सम के अंदर और लास्ट में उसको प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल बनाना है कॉल्ड ऑड सम, इनिशियलाइज्ड विद 0। जैसे ही नंबर ऑड होगा हम ऑड सम के अंदर प्लस इक्वल टू कर देंगे अपने i को और लास्ट में प्रिंट करवा देंगे अपना ऑड सम। तो इसे कह देते हैं ऑड सम इज इक्वल टू, लेट अस सेव इट एंड रन। तो 1 से लेके 50 तक सारे नंबर्स का ऑड सम 625 है। कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता हो। 1 से लेके 5 तक ऑड नंबर्स का सम 9 आना चाहिए। तो ऑड सम इज इक्वल टू 9 हो गया। 1 से लेके 10 तक ये सम आएगा 25 के इक्वल। कैसे आएगा 25 वो भी देख लेते हैं। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनमें से ये हमारे सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। इनका सम हो गया 4 4 + 5 इज़ 9 9 + 16 16 + 9 इज़ 25। तो इस तरीके से हमारा फाइनल सम आ गया 25 के इक्वल। अब ये तो हमने इसे कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप। 2 चीज़ें आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो यहाँ पर एक बार पॉज करना है, आपको इसी सेम लूप को कन्वर्ट करना है टू अ वाइल लूप और यही सेम लॉजिक रखना है और सेम काम वाइल लूप से करके दिखाना है। सेकेंड होमवर्क प्रॉब्लम, फॉर लूप से सारे के सारे इवन नंबर्स का सम आपको कैलकुलेट करना है विद इन द रेंज 1 to n। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जिनको पहले आपको सॉल्व करना है, तभी हमें आगे की तरफ बढ़ना है। दोनों को अगर हम सॉल्व करवा रहे हैं मतलब हमारी फॉर लूप एंड वाइल लूप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अभी तक सॉलिड रही है। सो दिस वाज अबाउट फॉर लूप। अब हम अपना थर्ड टाइप ऑफ लूप डिस्कस करेंगे विच इज़ अ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है? डू वाइल लूप में सबसे पहले हम लिखते हैं डू, फिर इसके कर्ली ब्रेस आ जाते हैं। जो भी हमें काम करवाना होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं और इसमें लास्ट में हम अपनी वाइल की कंडीशन लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाती है और फिर हम लगाते हैं एक सेमीकोलन। अब डू वाइल लूप एंड वाइल लूप में एक डिफरेंस होता है। चाहे वाइल में अगर हम कंडीशन लिख रहे हैं और मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप कभी भी नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वाइल लूप बनाया जिसमें मैंने कंडीशन लिखी 3 इज़ ग्रेटर देन 5 और इसके अंदर मैं सी आउट कर रही हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये मैंने कंडीशन लिख दी यहाँ पर,
मुझे पता है 3 ग्रेटर देन 5 कभी भी नहीं हो सकता, ये कंडीशन हमेशा फॉल्स रहेगी, तो ये हेलो वर्ल्ड कभी प्रिंट होगा ही नहीं। इसे रन करेंगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर ये जो कंडीशन है ना, अगर आप इसको फॉल्स भी लिख दो तब भी ये लूप एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि डू वाइल लूप में काम पहले होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन पहले चेक होती है, काम बाद में होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस वाइल एंड डू वाइल लूप के अंदर। तो डू वाइल लूप से अगर मैं सेम कोड को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी डू, फिर उसके बाद मुझे अपना काम लिखना है। मेरा काम है, इसे कॉपी कर लेते हैं, मेरा काम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना। फिर मैंने लिखा वाइल, और वाइल के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। लेट्स सपोज माय कंडीशन इज़ 3 ग्रेटर देन 5। तो मेरी कंडीशन हो गई, पर क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है तो काम ऑलरेडी एक बार हो चुका होगा। इस बार रन करेंगे कोड तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मुझे 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप, तो उसको कैसे करेंगे? एक इंटीजर n ले लेंगे, लेट्स कॉल इट 10। डू, मुझे हर बार क्या करना है, एक वेरिएबल भी ले लेंगे 1। तो इस बार एक सिंगल लाइन के अंदर नहीं, जैसा फॉर्मेट वाइल में होता था अलग से वेरिएबल को डिफाइन करने का, वैसा ही यहाँ पे। तो हर बार मुझे सी आउट करवाना है अपने आई को विद सम स्पेस, और कब तक कराते रहना है? वाइल के अंदर क्या कंडीशन आएगी? जब तक आई लेस देन इक्वल टू n रहता है, फुल स्टॉप। और लास्ट में हम सी आउट करवा देंगे एक एंड ऑफ लाइन। ऑल्सो इस डू वाइल लूप के अंदर हमने आई को अपडेट ही नहीं किया, तो प्रिंट करवाने के बाद हम हमेशा आई को कर देंगे ++। इस कोड को रन करते हैं। रन करेंगे तो हमारे पास 1 से लेके 10 तक सारे के सारे नंबर्स आकर प्रिंट हो जाएंगे। तो यही सेम काम हमने वाइल लूप से किया था, यही सेम काम हमने फॉर लूप से किया था, यही सेम काम हमने डू वाइल लूप से भी कर लिया। दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वाइल लूप में कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तब भी काम एटलीस्ट एक बार होता ही होता है। अब जनरली वाइल लूप को हम आज के बाद शायद ही कभी यूज़ करेंगे, मेजॉरिटी टाइम्स हम अपने फॉर लूप को यूज़ करेंगे और सेकंड नंबर पे हम अपने वाइल लूप को यूज़ कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका लॉजिक हमें याद रखना है, विच इज़ टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। वैसे तो इसका लॉजिक हमने फ्लो चार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, अब इसका हम कोड लिखने वाले हैं। कोई भी नंबर n हमें दिया जाता है, वो नंबर प्राइम है या नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे? प्राइम नंबर्स की हमने बात की थी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 या खुद की टेबल में आते हैं, या तो 1 की टेबल में आएगा या n की टेबल में आएगा। नॉन प्राइम जो नंबर्स होते हैं वो 1 और n की टेबल में तो आते ही हैं, पर वो किसी दूसरे नंबर की भी टेबल में आते हैं, तो उनको हम नॉन प्राइम कह देते हैं। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल होते हैं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। नॉन प्राइम में 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 3 की भी टेबल में आता है। तो ये हमारे नॉन प्राइम्स हो गए। अब नॉन प्राइम एंड प्राइम नंबर को कैसे चेक किया था हमने फ्लो चार्ट के अंदर बात की थी कि बेसिकली मुझे चेक करना है, मेरा कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज n = 7, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 1 से लेके अपनी ही टेबल में आएगा। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 इन सारे नंबर से इसे डिवाइड करूं तो ये हमेशा 1 और 7 की ही टेबल में आएगा अगर ये प्राइम नंबर है तो क्यों ना किसी भी नंबर के लिए मैं 2 से लेके n-1, 2 से लेकर n-1, यानी 1 की टेबल में तो हमेशा आएगा तो 1 से तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं, n की टेबल में भी हमेशा आएगा तो n से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। n के बाद वाले नंबर्स क्योंकि बड़े हो जाते हैं तो वो n का फैक्टर नहीं बन सकते। फैक्टर बनने का मतलब है जिसकी टेबल में कोई नंबर आता है। तो हम हमेशा 2 से लेके n-1 तक सारे नंबर्स की रेंज में चेक कर लें कि क्या मेरा जो n है वो इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते थे, हम एक वेरिएबल लेते थे i की वैल्यू पहले 2 है, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, और हम हर बार चेक करते हैं कि n मॉड्यूलो i कभी भी अगर 0 हो गया, मतलब किसी नंबर ने अगर 7 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब 7 क्या है, 7 एक नॉन प्राइम नंबर है। पर अगर ये कभी भी ट्रू नहीं हुआ तो मतलब 7 एक नॉन प्राइम नंबर नहीं है, 7 एक प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पर 7 की जगह अगर 4 होता तो 4 को i = 2 से मॉड्यूलो लेते, 4 मॉड्यूलो 2 क्या होता, 4 मॉड्यूलो 2 0 होता, मतलब ये एक नॉन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक कंडीशन डिराइव की थी जिसको हम ऑलरेडी फ्लो चार्ट के अंदर डिराइव कर चुके थे, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ से इस पूरे के पूरे लॉजिक को कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोड में कन्वर्ट करने के लिए अब मुझे पता है कि मेरा एक i वेरिएबल होगा जो 2 से n-1 की रेंज में जा रहा होगा। तो 2 से n- जब हम किसी रेंज में
काम को बार बार रिपीट करते हैं। काम कौन सा रिपीट हो रहा है? ये काम रिपीट हो रहा है, बार बार नंबर को डिवाइड करके चेक करने वाला काम। और आई की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मेरा लूप 2 से लेके n-1 तक जाएगा। तो हम एक फॉर लूप लिख सकते हैं जिसमें आई 2 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू n-1 रहेगा, आई को हमेशा कर देंगे हम प्लस प्लस। तो मेरे आई की वैल्यू पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। हर बार हम चेक करेंगे इस लूप के अंदर कि ये कंडीशन तो सच नहीं हो रही। ये कंडीशन सच होने का मतलब है कि अगर कभी भी मेरा नंबर मेरे आई से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मॉड्यूलो आई 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? वो नंबर एक नॉन प्राइम नंबर है, वो नंबर प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता। तो ये तो मेरी नॉन प्राइम की कंडीशन आ जाएगी। और अगर इससे डिवाइड नहीं होता तब तो ये प्राइम नंबर है। जैसे 7 है, 7 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, फिर 3 से करेंगे नहीं होगा, फिर 4 से करेंगे नहीं होगा, फिर 5 से करेंगे नहीं होगा, फिर 6 से करेंगे नहीं होगा। अगर नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? वो एक प्राइम नंबर है। तो इनफैक्ट इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए हम एक बूलियन वेरिएबल ले सकते हैं, लेट्स कॉल इट इज प्राइम। इज प्राइम मतलब क्या मेरा नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं अज्यूम करूँगी मेरा नंबर प्राइम नंबर है। भाई जब तक डिवाइड नहीं होता किसी नंबर से, 7 जब तक डिवाइड नहीं होता किसी ना किसी से, तब तक वो प्राइम नंबर ही है। तो मैंने ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। पर अगर यहाँ पे पता चल गया कि डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में मेरा इज प्राइम क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और अगर इज प्राइम फॉल्स नहीं है तो इज प्राइम तो पहले से ही ट्रू तो है ही। तो ये लॉजिक है जिसको हम फॉलो करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास आती है n इज इक्वल टू 9 है मेरे पास। तो n इज इक्वल टू 9 के लिए कैसे चेक करेंगे? n इज इक्वल टू 9 के लिए इज प्राइम क्या हो जाएगा? शुरुआत में इज प्राइम शुरुआत में है ट्रू के इक्वल। इस लूप को हम शुरू करेंगे i इज इक्वल टू 2 से। तो i इज इक्वल टू 2 से लूप स्टार्ट होगा। हम फिर चेक करेंगे क्या i लेस देन इक्वल टू 8 है? n-1 मतलब 8। i लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 8 है? यस है। तो हम अपना काम करेंगे। काम क्या है कि 9 का मॉड्यूलो लो 2 के साथ। क्या 9 का मॉड्यूलो 2 के साथ क्या होता है? 9 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 1 वैल्यू आएगी। तो मतलब ये एक नॉन प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम है तो कोई बात नहीं, दोबारा अब आई को हम यहाँ पे आके अपडेट करेंगे, 3 कर देंगे। चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 8 है? यस है। तो दोबारा से काम करेंगे। अब चेक करेंगे कि क्या 9 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है? यस, 9 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इस प्राइम को ट्रू से अब हम फॉल्स बना देंगे। अच्छा, एक और एडिशनल चीज़, क्या यहाँ पर जैसे ही मेरा नंबर फॉल्स हो गया, मतलब प्राइम नहीं हुआ, नॉन प्राइम हो गया, क्या उसके बाद मुझे 9 के लिए 4, 5, 6, 7 इन सब के लिए चेक करने की ज़रूरत है? अगर नंबर 3 के साथ ही डिवाइड हो गया तो चाहे 3 के साथ डिवाइड हो, चाहे 3, 4, 5 सबके साथ डिवाइड हो, नंबर तो नॉन प्राइम ही रहेगा। तो एक बार अगर नंबर नॉन प्राइम हो गया तो उसके बाद हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जैसे ही इस प्राइम फॉल्स हो गया, अब मुझे आगे अपना लूप रन नहीं करना। तो आगे अगर लूप रन नहीं करना और यहीं से ही भाग जाना है, निकल जाना है लूप से, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अपनी ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लॉजिक होता है, ये इंपॉर्टेंस होती है ब्रेक स्टेटमेंट की, कि वैसे तो नॉर्मल केस में तो मुझे लूप पूरा चलाना था, लेकिन जिस केस में नॉन प्राइम है उस केस में लूप पूरा नहीं चलाना। तो क्या कर जाओ? यहाँ से ब्रेक कर जाओ। तो ये लॉजिक है जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। और आंसर कहाँ स्टोर हो रहा है? आंसर इज प्राइम वाले वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो एक बार इस लॉजिक को कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेट अस क्लियर दिस एंड किसी भी नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज द नंबर इज इक्वल टू 7। 7 के लिए हमने एक बूलियन ले लिया, इज प्राइम। इसको इनिशियलाइज कर देंगे ट्रू के साथ। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 2 से i लेस देन इक्वल टू n-1, i को कर देंगे प्लस प्लस। हर बार चेक करेंगे अगर मेरा n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब नंबर क्या है? नंबर एक नॉन प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम कहने का मतलब है कि इस प्राइम को हम यहाँ पर कर देंगे फॉल्स एंड इस लूप से कर जाएंगे ब्रेक। तो इस लूप के बाद अगर इस प्राइम के अंदर ट्रू वैल्यू होगी तब तो क्या होगा? तब तो वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर इस प्राइम के अंदर फॉल्स वैल्यू होगी तब क्या होगा? तब वो एक नॉन प्राइम नंबर होगा। तो ये आंसर इज प्राइम में छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लिख सकते हैं। इफ कंडीशन ऐसे लिखेंगे, अगर इज प्राइम ट्रू है, अगर इज प्राइम बूलियन वेरिएबल इज प्राइम ट्रू है, तब तो मुझे सी आउट करना है प्राइम नंबर।
और एल्स वाले केस में हम सी आउट कर देंगे नॉन प्राइम नंबर। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक हो जाएगा। तो इस प्राइम के बेसिस पे हमने चेक कर लिया, अगर ये ट्रू देता है तो प्राइम नंबर है, फॉल्स देता है तो नॉन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे किसी भी n के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो n की वैल्यू स्टार्टिंग में 7 है तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। n की वैल्यू अगर 9 हो जाएगी तो 9 इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। n की वैल्यू अगर 11 कर देंगे तो 11 इज़ अ प्राइम नंबर। n की वैल्यू अगर 14 कर देंगे तो 14 7 की टेबल में आता है तो 14 इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम अपने लॉजिक को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने लूप्स को अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ कंबाइन किया और बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है। अब ये वाली जो अप्रोच होती है प्राइम नंबर्स को चेक करने की, ये बेसिकली एक नॉर्मल अप्रोच होती है। इससे भी एक बेटर अप्रोच है जो एग्जिस्ट करती है। वो बेटर अप्रोच क्या कहती है? वो बेटर अप्रोच ये कहती है कि अगर मैं कोई भी नंबर लूँ n, लेट्स सपोज मेरा n 6 के इक्वल है, तो मैं क्या करूँ, मैं 6 के एक बार फैक्टर्स देख लेती हूँ। 6 के फैक्टर्स हैं कि 6 कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनता है। 6 को हम 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 6 को हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 6 को हम 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो ये 6 के क्या हो गए, ये सारे 6 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो किसी प्राइम नंबर का भी एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 7। 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स में या तो सिर्फ 1 आता है या फिर सिर्फ 7 आता है। जैसे यहाँ पे 1 आया और 7 आ गया, 7 आ गया और 1 आ गया, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। लेकिन जो नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स में 1 और n तो आता ही है, पर उसके साथ में और भी दूसरे नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको नॉन प्राइम कहा जाता है। अब जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस करोगे, जब भी किसी भी नंबर के फैक्टर लिखे जाते हैं एक पॉइंट के बाद फैक्टर्स रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट कर रहे हैं, जैसे 1 और 7 यहाँ पे आ गया और दोबारा से 7 और 1 आ गए, तो ये 1 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ये 7 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो बेसिकली फैक्टर्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे इनको भी अगर हम देखें तो 1 6 ऑलरेडी यहाँ आ चुका था, यहाँ पे सेकेंड टाइम आया है। 2 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, 3 2 यहाँ पे सेकेंड टाइम आया है। तो बेसिकली किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो एक पॉइंट के बाद रिपीट करने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, n इज इक्वल टू 12 का। n इज इक्वल टू 12 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो इट्स 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3, फिर 6 इंटू 2, फिर 12 इंटू 1, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इसके। अब नोटिस करेंगे कि यहाँ तक तो फैक्टर्स यूनिक हैं, पर यहाँ के बाद फैक्टर्स यहाँ पे रिपीट होने लग गए हैं। कैसे रिपीट हो रहे हैं, ये 1 12 यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, ये 2 6 यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, ये 3 4 यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। तो अगर मुझे किसी नंबर के यूनिक फैक्टर्स निकालने हो, अब ये फैक्टर्स की पूरी कहानी हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो आए जिससे हम मॉड्यूलो ले रहे हैं ये फैक्टर ही तो चेक कर रहे हैं हम। किससे नंबर पूरा डिवाइड होके मॉड्यूलो 0 देगा, फैक्टर से। 12 5 से डिवाइड होके तो मॉड्यूलो 0 देगा नहीं, 12 2 से डिवाइड होके मॉड्यूलो 0 देगा, 3 से डिवाइड होके मॉड्यूलो 0 देगा, 6 से डिवाइड होके मॉड्यूलो 0 देगा, 4 से डिवाइड होके मॉड्यूलो 0 देगा। तो कोई भी नंबर n हमेशा अपने फैक्टर आए जब उसका फैक्टर होगा उसी से डिवाइड करके मॉड्यूलो 0 देता है। तो इसीलिए हम पूरी फैक्टर्स की जो कहानी है उसको पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता चल गया किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो रिपीट करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक रिपीट करते हैं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा शुरू होते हैं 1 इंटू n से, उसके बाद कुछ कुछ वैल्यूज़ आती हैं, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो क्या हो सकता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है रूट n इंटू रूट n। रूट n इंटू रूट n कहने का मतलब है अंडर रूट n और अंडर रूट n को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनका आंसर होता है n के इक्वल। बेसिकली रूट n को रूट n से मल्टीप्लाई किया तो आपने रूट का क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है और फाइनल आंसर हमारे पास n आता है। इसको और थोड़ा सा समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं 25 का। लेट्स सपोज n है 25 के इक्वल। मैंने लिख दिया 1 इंटू 25, पहला फैक्टर हो गया। मैंने लिख दिया 5 इंटू 5, दूसरा फैक्टर हो गया। मैंने लिख दिया 25 इंटू 1, तीसरा हमारे पास फैक्टर हो गया। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो लेफ्ट साइड में इंक्रीज होते जाते हैं, राइट साइड में डिक्रीज होते जाते हैं, पर एक पॉइंट आता है जब वो रिपीट होते हैं, और वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट। बेसिकली जब रूट n इंटू रूट n आ जाए उसके बाद फैक्टर्स रिपीट होंगे। तो 25 का रूट क्या होता है 5,
25 का रूट क्या होता है 5, 5 इंटू 5 25 होता है। तो यहाँ तक फैक्टर्स यूनिक रहेंगे। फैक्टर्स कहाँ से कहाँ तक यूनिक रहेंगे, 1 से लेके रूट n तक फैक्टर्स यूनिक होते हैं, उसके बाद रिपीट होते हैं। तो इसी में अगर दोबारा से हम 12 वाला एग्जाम्पल लें, आई अंडरस्टैंड ये एग्जाम्पल्स मैं बार बार रिपीट कर करके लिख रही हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म के अंदर समझ में आना बहुत ज़रूरी है लॉजिक, क्योंकि प्राइम नंबर का लॉजिक हम बार बार यूज़ करते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स रिपीट होने शुरू हो गए हैं। क्या हम कह सकते हैं कि 12 को नॉन प्राइम प्रूव करने के लिए मुझे कभी उसको 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मुझे उसको 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत है। मैं अगर 12 को 2 या 3 से ही डिवाइड कर दूं तभी वो नॉन प्राइम हो जाएगा, क्योंकि चाहे 6 से डिवाइड करो चाहे 2 से डिवाइड करो दोनों चीज़ें बराबर हैं, चाहे 4 से डिवाइड करो चाहे 3 से डिवाइड करो दोनों चीज़ें बराबर हैं, क्योंकि डिवाइड तो सबसे ही हो जाएगा ना। तो इन बड़े नंबर से मुझे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो छोटे नंबर से इसको डिवाइड करके इसको नॉन प्राइम प्रूव कर सकती हूँ। तो कहाँ से कहाँ तक मुझे चेक करने की ज़रूरत है, मैं बेसिकली 12 के लिए 2 से लेके रूट 12 तक चेक करने की ज़रूरत है। और रूट 12 क्या होता है, रूट 12 होता है 3 पॉइंट समथिंग। तो मुझे 4 के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो रिपीटेड फैक्टर्स में आता है। 3 पॉइंट समथिंग समथिंग या उससे पहले का ही कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, और वो नंबर क्या होता है, वो नंबर 3 ही होता है। तो 3 से 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और नॉन प्राइम हो जाएगा। तो 3 के बाद तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए अपने कोड के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और वो ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मुझे अब अपने लूप को 2 से लेके n-1 तक चलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने लूप को 2 से लेके रूट n तक चलाने की ज़रूरत है। और रूट n तक कैसे चलाते हैं, बेसिकली जब तक i इंटू आई की वैल्यू लेस देन n रहे। i इंटू आई लेस देन या इक्वल टू n, इसको हम कह सकते हैं i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n। कैसे होगा, अगर i स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n है तो इसका मतलब है i की जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी वो रूट n तक ही पहुंचने वाली है। i की मैक्सिमम वैल्यू रूट n इंटू रूट n, यानी ये मेरा n हो जाएगा, तो ये एट मैक्स n तक ही जाएगा। तो i की मैक्सिमम वैल्यू रूट n ही हो सकती है। तो ये जो हमारी लूप की कंडीशन है, बस इसे चेंज करके मुझे अब करना है i इंटू आई जब तक लेस देन इक्वल टू n रहता है, ताकि मुझे रिपीटेड फैक्टर्स के साथ चेक ना करना पड़े। तो एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन है, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पर हम कर देंगे i इंटू आई इज़ लेस देन इक्वल टू n। ये छोटा सा चेंज है जिसको हम करने वाले हैं। इसको सेव कर देंगे, तब भी 14 के लिए प्रिंट होगा नॉन प्राइम, तब भी अगर मैं 12 का एग्जाम्पल लूँ तो भी प्रिंट होगा नॉन प्राइम, अगर मैं 11 का एग्जाम्पल लूँ तो हमारे पास प्रिंट होगा प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हमारा प्राइम नंबर्स का जो लॉजिक है वो वर्क करता है। हम चाहें तो किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं इफ़ इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर। तो आई होप यहाँ तक बहुत सारे लूप्स को हमने लिख लिया है, उनकी हमारी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब लूप्स में ही एक और लेवल अप करते हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कुर्सी की पेटी बांध लेनी है, क्योंकि हम चीज़ों का लेवल अप करते जाएंगे। लूप्स में ही एक और लेवल अप करेंगे जिसको हम कहते हैं अपने नेस्टेड लूप्स। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो नेस्टेड लूप बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम लूप के अंदर ही एक और लूप लिख देते हैं तो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग या नेस्टेड लूप। जैसे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही हम चाहें तो एक और इफ़ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो वैसे ही हमारे पास नेस्टेड लूप्स होते हैं। अब नेस्टेड लूप को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और बहुत प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर। इस क्लास के अंदर बस नेस्टेड लूप का एक छोटा सा इंट्रो आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर पूरे लेक्चर के अंदर ही हम नेस्टेड लूप्स को लिख रहे होंगे। तो अगर आपको अभी थोड़ी सी क्लैरिटी कम रह जाती है, समझ में कम आता है, वैसे तो नहीं आएगा, इंटेलिजेंट है हम सब लोग, हमें समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। पर अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर पूरी क्लास में हम नेस्टेड लूप्स ही लिखेंगे, तो सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आने वाला है। अब देखते हैं नेस्टेड लूप क्या होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। वी नो इट इज़ लूप इनसाइड अ लूप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने कोड से 5 लाइनों के अंदर 1 2 3 4 5 5 लाइनों के अंदर 5 स्टार प्रिंट करने हैं। ये 1 स्टार हो गया, 2 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, 5 स्टार हो गया। तो ये मेरे 5 स्टार हो गए। इसी तरीके से मैंने एक और लाइन ऑफ स्टार प्रिंट कर दिया, इसी तरीके से मैंने एक और लाइन ऑफ स्टार प्रिंट कर दिया, इसी तरीके से मैंने एक और लाइन ऑफ स्टार प्रिंट कर दिया, एंड इसी तरीके से मैंने एक और लाइन ऑफ स्टार प्रिंट कर दिया। तो ये 5 स्टार्स की लाइन है जिसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये चीज़ कैसे करेंगे हम अपने कोड से? मुझे बेसिकली
कितनी लाइनें चाहिए, जितनी मुझे लाइनें चाहिए उतनी बार मेरा लूप रन करेगा। मुझे 1 2 3 4 5 लाइन्स चाहिए, तो मुझे एक लूप चलाना है 5 बार। उस लूप का लॉजिक लिख लेते हैं कि मुझे एक लूप है फॉर इंटीजर i = 1, i <= 5। मुझे 5 बार लूप चलाना है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद हर बार लूप के अंदर मैं सी आउट करवाना चाहती हूँ 5 स्टार्स। तो या तो मैं 5 स्टार्स को 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने लिख दिया, एंड उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया एंड ऑफ लाइन। तो इस तरीके से मेरे पास मेरा आउटपुट आ जाएगा, दीज आर 5 लाइन्स विद 5 स्टार्स। अभी इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे। मुझे अब हर लाइन में 5 स्टार नहीं चाहिए, मुझे तो हर लाइन में कोई m नंबर ऑफ स्टार चाहिए या कोई x नंबर ऑफ स्टार्स चाहिए। वो x 5 भी हो सकता है, वो x 6 भी हो सकता है, वो x 50 भी हो सकता है, कितने भी स्टार्स हो सकते हैं वो, पर मुझे हर लाइन में x स्टार्स चाहिए। अगर मेरे पास सिर्फ इतनी प्रॉब्लम होती कि मेरे पास एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है, और इसमें मुझे x स्टार्स प्रिंट करने हैं, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू x, तो मैं क्या करती, मैं एक काउंट ले सकती थी जो यहाँ से शुरू होता 1 से, फिर वो 2 होता, फिर वो 3 होता, फिर वो 4 होता, और वो कहाँ तक जाता, वो बेसिकली x तक जाता। एक बार इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। अगर मेरा काम होता कि मुझे एक सिंगल लाइन के अंदर x स्टार्स को प्रिंट करना है, तो मैं एक लूप बनाती इंटीजर i, x की वैल्यू ले लेते हैं कुछ भी, लेट्स सपोज x की वैल्यू है 10, मुझे 10 स्टार्स प्रिंट करना है, तो मैं ले लेती इंटीजर i = 0, i <= x या i = 1 एंड i++, और हर बार मैं सी आउट करवा देती एक स्टार। सिर्फ मुझे एक ही स्टार प्रिंट करवाना है। आई होप हमें समझ में आया होगा कि मुझे अगर x स्टार्स प्रिंट करवाने हैं तो पहले मैं एक स्टार प्रिंट करवाऊंगी, फिर दूसरा प्रिंट करवाऊंगी, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आई विल बी एबल टू प्रिंट x स्टार्स। तो 10 स्टार्स कैसे प्रिंट होंगे, ये मेरा एक लूप चलेगा जिससे मेरे 10 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। और इसके बाद मुझे एक एंड ऑफ लाइन चाहिए, तो एंड ऑफ लाइन भी आ जाएगी, ये मेरे 10 स्टार्स प्रिंट हो गए। इसकी जगह अगर मुझे 50 स्टार्स प्रिंट करवाने होते तो ये मेरे 50 स्टार्स प्रिंट हो जाते। तो मुझे बस इस x को चेंज करना है, मेरा ये लूप मेरे लिए उतने स्टार्स प्रिंट करवा देगा। इस x की जगह अगर मैं m कर दूं तो इसे m कह देते हैं। तो लेट्स क्लियर, इस बार कुछ नहीं हुआ, x की जगह m आ गया तो मेरे m स्टार्स प्रिंट हो गए, m को 10 कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ 5 लाइनें हैं और हर लाइन में मुझे m स्टार प्रिंट करने हैं। ये तो तरीका हो गया एक लाइन में m स्टार प्रिंट करने का, मुझे तो हर लाइन में m स्टार प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करूँ, मेरा ये जो लूप चल रहा है हर एक सिंगल लाइन का, इस लूप का एक जो चक्कर है, एक जो सर्कल है, दैट इज इक्वल टू 1 लाइन। लूप का जो एक सर्कल होता है कि मेरा लूप कितनी बार रन किया, जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ये मेरा फॉर लूप है, ये एक बार रन करेगा, फिर अपडेट करेगा, फिर रन करेगा, फिर अपडेट करेगा। तो ये जो एक बार रन करता है इसे प्रोग्रामिंग में हम एक आइटरेशन कहते हैं। आइटरेशन मतलब कितने चक्कर लगाए, एक आइटरेशन मतलब एक बार पूरा लूप रन हो चुका है। तो जितनी बार मेरा ये बाहर वाला लूप रन कर रहा है मेरे पास उतनी लाइंस है, 1 2 3 4 5 लाइंस आ गई। अब हर लाइन में मुझे m नंबर ऑफ, इस x को मैंने m कर दिया, m नंबर ऑफ स्टार्स चाहिए। तो मैं क्या करूँ, हर लाइन में फिक्स नंबर ऑफ स्टार्स नहीं चाहिए मुझे तो m नंबर ऑफ स्टार्स चाहिए। और m नंबर ऑफ स्टार्स का लॉजिक क्या है, m नंबर ऑफ स्टार्स का लॉजिक ये है। तो मैं इस पूरे लॉजिक को इस लूप के अंदर लिख सकती हूँ। तो अब जितनी बार भी मेरी लाइनें रन करेंगी उतनी बार मेरी उस लाइन के अंदर m नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। इसे सेव करते हैं एंड क्लियर करते हैं। तो इस बार मेरे पास 5 लाइनें आ जाएंगी और हर लाइन के अंदर 10 स्टार्स हैं। अगर मैंने इस m को चेंज कर दिया टू 50 तो अब हर लाइन के अंदर 50 स्टार्स आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अगर मैंने इसको रिड्यूस कर दिया टू 5 तो अब हर लाइन के अंदर 5 स्टार्स आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली मैंने बाहर की तरफ एक लूप बना दिया जो डिसाइड करता है कितनी लाइंस होनी चाहिए। जितनी बार ये लूप रन करेगा उतनी लाइंस होंगी, तो 5 बार रन किया तो 5 लाइंस हो गई। और अंदर पूरा का पूरा काम हो रहा है कि एक लाइन में क्या काम होना चाहिए। एक लाइन में क्या काम हो रहा है, एक लाइन में काम हो रहा है m स्टार्स को प्रिंट करने का। अब लेट्स सपोज लाइनें मेरी ठीक है फिक्स थी, 5 के इक्वल थी, पर अब हर लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, इस लाइन में भी m स्टार्स हैं, इस लाइन में भी m स्टार हैं, इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 लाइनें नहीं चाहिए, मुझे तो n नंबर ऑफ लाइंस चाहिए। कि मैं 10 लाइनें बोलूँ तो 10 आ जाएं, मैं 20 बोलूँ तो 20 आ जाएं। तो उसका लॉजिक तो बहुत आसान है। बाहर वाला आउटर लूप 1 से 5 तक चल रहा है, क्यों ना इसको हम 1 से n तक चला दें और n अपना एक वेरिएबल ले ले इंटीजर n जो अभी 5 के इक्वल है।
तो इस केस में क्या होगा, ये बाहर वाला लूप 5 बार रन करेगा, 5 लाइनें होंगी और हर लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। लॉजिक वही सेम है और आउटपुट भी सेम है, बस हमने नेस्टेड लूप से किया है काम। तो इस बार अगर मैंने डिसाइड किया आई नीड टू हैव 10 लाइन्स और 10 लाइन्स है और हर लाइन में 5 स्टार होने चाहिए, तो आउटपुट कैसा दिखेगा? आउटपुट अब ऐसा दिखेगा, जो मेरी 10 लाइन्स है हर लाइन के अंदर 5 स्टार हैं, पर मुझे हर लाइन में अब 10 स्टार्स चाहिए, तो कैसे दिखेगा? तो आउटपुट ऐसा दिखेगा, ये मेरी लाइन है, हर लाइन के अंदर 10 स्टार्स हैं। तो इस बार ओवरऑल लॉजिक क्या हुआ, मेरा एक आउटर लूप हो गया। बाहर वाला लूप बेसिकली कंट्रोल करता है कितनी नंबर ऑफ लाइन्स होनी चाहिए और अंदर वाला लूप कंट्रोल करता है कि हर एक लाइन में क्या होना चाहिए। तो ये ओवरऑल लॉजिक होता है नेस्टेड लूप्स का। तो इस पूरे लॉजिक को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ लाइन्स चेंज करनी है तो n को चेंज कर दो, एक लाइन में कितनी चीज़ प्रिंट हो रही है तो m को चेंज कर दो। ऑल्सो इस पूरे कोड के अंदर अभी एक छोटा सा एरर है जिसको हम चेंज करने वाले हैं कि बाहर की तरफ अगर ऑलरेडी हमने ये आई वेरिएबल यूज़ कर लिया है तो अंदर वाले लूप में हम ये आई वेरिएबल यूज़ नहीं करते। अंदर वाले लूप का कोई नया वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल को हम j कह देते हैं। क्योंकि i यूज़ हो चुका है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, j वेरिएबल को यूज़ करेंगे। आउटपुट वही सेम रहेगा। तो बाहर वाले लूप में i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। बाहर वाले लूप में i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। तो जब i की वैल्यू 1 है तब j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके m तक जा रही है। j इज इक्वल टू 1 to m। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी बढ़ के तो दोबारा से ये लूप रन करेगा, दोबारा से j की वैल्यू 1 से m तक जाएगी। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो दोबारा j की वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगी। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो दोबारा j की वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगी। तो इसीलिए जितनी लाइंस हैं उनके लिए इनर लूप हर बार वर्क करेगा, हर बार वर्क करेगा, हर बार वर्क करेगा। तो इस तरीके से हमारे नेस्टेड लूप्स जो हैं वो वर्क करते हैं और अपने नेस्टेड लूप्स को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे क्रिएटिव पैटर्न्स बनाने के लिए। जैसे अभी जो हमने प्रिंट करवाया है वो एक तरीके से एक पैटर्न है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बहुत सारे पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। एंड नेस्टेड लूप्स में अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेस्टेड लूप के बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे और बार बार सवालों के थ्रू हम नेस्टेड लूप्स को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहीं तक हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स पढ़ा है, हमने एल्स इफ पढ़ा है, हमने टर्नरी स्टेटमेंट पढ़ी है। उसके अलावा हमने लूप्स में 3 टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़े हैं। हमने फॉर लूप पढ़ा है, वाइल लूप पढ़ा है, डू वाइल लूप पढ़ा है, ब्रेक कीवर्ड के बारे में हमने एक्सप्लोर किया है एंड उसके साथ में हमने प्राइम नंबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है उसको कंप्लीट कर लिया है। साथ में वी ऑल्सो कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन ऑफ नेस्टेड लूप्स। तो आई होप कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्रिस्टल क्लियर होंगे। किसी भी चीज़ में डाउट होता है उसको जाके हम थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। खुद से चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की, खुद से जो मैं बीच बीच में आपको सवाल देती हूँ उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 2 और प्रॉब्लम्स मैं आपको एज होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ। सबसे पहला, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n विच आर डिविजिबल बाई 3। जैसे लेट्स सपोज n की वैल्यू अगर 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 3 डिविजिबल बाई 3 है, 6 डिविजिबल बाई 3 है, 9 डिविजिबल बाई 3 है। तो n इज इक्वल टू 10 के लिए हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 18 के इक्वल। ये इसके लिए आपको कोड लिखना है। पहले फॉर लूप लिख सकते हैं, फिर वाइल लूप लिख सकते हैं। यू हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n। इसका जो लॉजिक होगा वो सम ऑफ नंबर n नंबर्स के बहुत पास में होने वाला है, ऑलमोस्ट सेम। फैक्टोरियल n मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। फैक्टोरियल n होता है 1 से लेके n तक सारे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम फैक्टोरियल n कहते हैं। तो इस आंसर को हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसे प्रिंट करवा सकते हैं। एक टिप मैं आपको दे देती हूँ, इसके लिए बहुत छोटे नंबर्स के लिए फैक्टोरियल n आपको कैलकुलेट करना है। n इज इक्वल टू 2 के लिए कर लेना, 3 के लिए कर लेना, 4 के लिए कर लेना, 5 के लिए कर लेना, 6 के लिए कर लेना। इनके लिए कर सकते हो क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होती है फैक्टोरियल n एक बहुत बड़ा नंबर होता है और फैक्टोरियल n अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत जल्दी बढ़ रहे होते हैं, तो बड़े n के लिए फैक्टोरियल n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है जो इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाती है। इंटीजर की रेंज हमने पढ़ा था 4 बाइट्स की होती है और इस 4 बाइट्स के अंदर ये फैक्टोरियल n कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाता। तो इसीलिए छोटे नंबर्स के लिए फैक्टोरियल n को आपको कैलकुलेट करना है। पर उसके लिए भी जो आप कोड लिखेंगे वो जेनेरिक कोड होना चाहिए, मतलब वो किसी भी n के लिए रन करने वाला लॉजिक आपको हर एक n के लिए लिखना है। तो ये 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स है विच यू कैन ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन और इनको पॉजिटिवली सॉल्व करना है अगले वाले लेक्चर की शुरुआत से पहले।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वील स्टडी अबाउट पैटर्न्स, वील स्टडी अबाउट नेस्टेड लूप्स, और नेस्टेड लूप्स को और ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। ये लेक्चर आपको कैसा लगा उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल्सो फॉर कंसिस्टेंसी यू कैन राइट द डेट ऑन विच यू कंप्लीटेड दिस लेक्चर, यू कैन राइट द लेक्चर नेम, जो आपको बेस्ट चीज़ लगी, जो आपको नया कॉन्सेप्ट लगा, जो इस लेक्चर के अंदर आपको सीखने को मिला, उसको आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।